देखो, अगर आपने अभी पूरा साल इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना, तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन देखो, ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग सोचो कि हम कुछ पढ़ के ना जाए, लेंचो की तरह फेथ रखे और भगवान जी हमें पास करवा देंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। देन यू विल बी एबल टू मेक आंसर्स इन योर एग्जाम इजीली। जितने भी ऐसे लोग हैं साउथ अफ्रीका में जिनका कलर ब्लैक है, ठीक है, वो डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स। उन्हें तो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिल रहे थे। क्या लेंचो आलसी था? उसने कहा अरे कोई बात नहीं, पढ़ना वढ़ना क्या है, सीधा भगवान जी से बोलते ना, भगवान जी मेरी मदद कर देना, 80 to 90 मार्क्स दिला देना बिना पढ़े, है ना? ऐसा नहीं था लेंचो। लेंचो मेहनती था। हमें कैसे पता लगता है दैट लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग मैन? अभी तक साउथ अफ्रीका में सिर्फ अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसमें क्या होता था कि जिनका स्किन कलर गोरा है, वाइट है, ठीक है, फेयर है, तो वो राज करेंगे, ठीक है, एंड जिनका स्किन कलर डार्क है तो वो क्या करेंगे? गुलामी करेंगे। ऐसा वहां पे सिस्टम था। सुन के गुस्सा आ रहा है ना? यही प्रॉब्लम थी इस कंट्री की। Everyone, this is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on our YouTube channel दृष्टि स्कूल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड आई होप कि आप सब एकदम फैंटास्टिक होंगे एंड आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए रेडी होंगे। सो जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि आपको इंग्लिश की तैयारी अकेले नहीं करनी है, अब कुसुम मैम है आपके साथ में। यस, तो आज हम ले आए हैं अपना वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ अ बुक फर्स्ट फ्लाइट। तो इस वीडियो में मैम फर्स्ट फ्लाइट बुक के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाली है एंड बहुत ही कम समय आपका मैं लूंगी, लेकिन चैप्टर पूरा आपको समझा दूंगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो देखो, अगर आपने अभी पूरा साल इंग्लिश नहीं पढ़ी है ना, तो ये वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। इस एक वीडियो को लगा लो एंड आपको फिर कोई और वीडियो नहीं देखना होगा, ठीक है? आप आसानी से आंसर्स लिख सकोगे, ठीक है? इसका मैम ने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके साथ में रखा है, ठीक है? अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को लर्न कर जाते हो, इसको 5 से 6 बार रीड करोगे, ये लर्न हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू मेक आंसर्स इन योर एग्जाम इजली, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अ लेटर टू गॉड। अब ये कहानी किसके बारे में है? द स्टोरी इज अबाउट लेंचो, अ पुअर फार्मर हु लिव्स विद हिज फैमिली इन अ स्मॉल हाउस। तो अब ये कहानी है एक बहुत ही प्यारे से अच्छे से किसान के बारे में, जिसका नाम होता है लेंचो। लेंचो नेचर वाइज मतलब बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है? अब उसकी लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशन है। अपनी फैमिली के साथ वो अकेला रहता है और जहां वो रहता है आसपास और कोई जगह नहीं है, क्योंकि पूरी वैली में वो अकेला रहता है, सिर्फ उसी का घर है, ठीक है? His only source of income is his corn crop। अब उसके पास क्रॉप, ठीक है, क्रॉप है कौन सा? कॉर्न, ठीक है? सो कॉर्न की उसकी फील्ड है और यही बस एकमात्र इनकम का जरिया। मतलब उसको मतलब ऐसा नहीं है कि उसके कुछ साइड बिजनेसेस वगैरह चल रहे हैं बहुत सारे, सिर्फ एक ही इनकम का सोर्स है और वो क्या है? क्रॉप फील्ड से इनकम आना, विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन रेनफॉल। अब आपको तो पता ही है यार, अगर अच्छी खेती चाहिए तो उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। अब इसकी फील्ड में सब कुछ है, बस लेंचो को उस पल का इंतजार है जब बारिश आए। लेंचो ईगरली वेट्स फॉर रेन। अब जैसे लगान मूवी में था ना कि सब लोग बारिश का वेट कर रहे होते हैं, ऐसे लेंचो भी वेट कर रहा होता है कि यार कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, कब बारिश आएगी, क्योंकि उसे सिर्फ बारिश ही चाहिए, बाकी उसकी फील्ड में सब कुछ रेडी है। बिकॉज इट विल इंश्योर अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि बारिश आएगी फिर उससे अच्छी हार्वेस्ट होगी, अच्छी हार्वेस्ट होगी तो उस हार्वेस्ट को मार्केट में बेचेगा, मार्केट में बेचेगा तो उससे मनी आएगा, मनी आएगा तो वो अपनी फैमिली को फीड कर सकेगा, है ना? वन डे रेन डज कम। अब उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार बारिश आ भी जाती है ये, बट इट सून टर्न्स इनटू अ हेल स्टॉर्म। लेकिन फिर क्या होता है? बहुत ही तेज तूफान आता है, ओलों का, ओले बरसते हैं। The hailstones destroy the entire crop। लेंचो सोचता है कि यार मतलब इससे अच्छा तो ना मेरी फील्ड में कीड़े पड़ जाते, वो भी कुछ छोड़ जाती मेरी फील्ड को,
लेकिन इस ओलो के तूफान ने तो मेरी पूरी फील्ड को खा लिया, पूरी फील्ड को खा लिया विद इन एन आवर। और ये ओलो का तूफान कितना टाइम चलता है? पूरा 1 घंटा, और उसकी फील्ड को पूरा खराब कर जाता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर जाता है। लेंचो एंड हिज फैमिली आर लेफ्ट होपलेस। अब लेंचो और उसकी फैमिली उदास हो जाती है, उन्हें लगता है कि यार अब इस साल तो भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड में क्रॉप नहीं है, क्रॉप नहीं है तो हार्वेस्ट नहीं है, हार्वेस्ट नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं आएगा तो खाना कैसे खाएंगे। एंड हंग्री, उन्हें लगता है भाई अब पूरा साल तो गए, ऐसे भूखे मरेंगे हम। एज दे हैव नो अदर मीन्स ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि उसके पास जीने का और कोई जरिया था ही नहीं। डिस्पाइट द लॉस, अब इतना लॉस हो गया है, फिर भी हमारा लेंचो, उसको एक उम्मीद है। लेंचो हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, उसको भगवान में बहुत विश्वास है, बहुत। लेकिन देखो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोग सोचो कि हम कुछ पढ़ के ना जाए, लेंचो की तरह फेथ रखे और भगवान जी हमें पास करवा देंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों से बाहर आ जाना। He believes that God will surely help him. उसको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तो मुझे पक्का मदद करेंगे, कोई मेरी मदद करे ना करे, भगवान हमेशा मेरी मदद करेंगे। एंड उसका ये विश्वास कोई हल्का फुल्का नहीं है कि हमने भगवान जी से बोला भगवान जी बस मैथ्स में बचा लेना, ठीक है, मैं आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं है उसका विश्वास, ठीक है? और फिर मान लो कि तुम्हारे नंबर नहीं आए, कल से मैं बात नहीं करूंगा भगवान जी आपसे, आपने मेरी मदद नहीं की, मैंने आपको बोला था मैं आपको 150 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ऐसा फेथ नहीं है उसका टूटने वाला बेटा, उसका अनशेकेबल फेथ है। यस, सो ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। अब वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इतना ज्यादा उसका भगवान पे विश्वास है, अटूट विश्वास है, कि वो भगवान जी को खत लिख देता है। हंसी तो आ रही होगी बट ठीक है, 100 पैसों की डिमांड भी करता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस लिए ये 100 पैसों मांगता है? उसके 2 कारण है। बच्चे एक कारण लिख के आते हैं इसलिए उनके नंबर कट जाते हैं। सो पहला कारण ये था कि उसने भगवान जी से कहा कि भगवान जी आप मुझे 100 पैसों दे दो, ये मुझे इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से ग्रो कर सकूं, ताकि मैं उसको दोबारा से सो कर सकूं। एंड दूसरा रीजन ये है कि जब तक मेरे पास पैसे नहीं आते मेरी फील्ड से, तब तक मैं अपनी फैमिली को खाना कैसे खिलाऊंगा ना, तो उस टाइम तक के लिए हम जी सके, हम भूखे ना मरे, तो इसलिए सर्वाइवल के लिए हमें, ठीक है, पैसे चाहिए। तो किन 2 रीजंस के लिए वो 100 पैसों मांगता है, ये अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एंड क्या लेंचो हार्ड वर्किंग नहीं था, ये भी क्वेश्चन आता है। क्या लेंचो आलसी था? उसने कहा अरे कोई बात नहीं, पढ़ना वढ़ना क्या है, सीधा भगवान जी से बोलता ना, भगवान जी मेरी मदद कर देना, 80 to 90 मार्क्स दिला देना बिना पढ़े, है ना? ऐसा नहीं था लेंचो। लेंचो मेहनती था। हमें कैसे पता लगता है दैट लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग मैन? देखो वो बहुत काम करता था। अगर वो एक लालची इंसान होता तो वो भगवान जी से बोल देता कि मुझे 1000 पैसों दे दो या मुझे एक नई फील्ड दे दो जिसमें सब कुछ ऑलरेडी सेट हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बस भगवान जी से बोला कि आप मुझे बस 100 पैसों दे दो, ठीक है, ताकि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं एंड ताकि मैं नेक्स्ट हार्वेस्ट तक सरवाइव कर सकूं अपनी फैमिली के साथ में, ठीक है। तो देखो मैं आपको साथ साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये काम आप कमेंट सेक्शन में प्लीज करते रहिएगा। द पोस्ट मास्टर एट द विलेज पोस्ट ऑफिस रीड्स द लेटर। अब ये लेटर पढ़ता कौन है? पोस्ट मास्टर। अब पोस्ट मास्टर हमारा थोड़ा मतलब हेल्दी सा है, ठीक है, गोलू मोलू सा है और काफी फ्रेंडली है। बहुत मजेदार कैरेक्टर इसका दिखाया गया है, तो बहुत ही फ्रेंडली है। इंस्टेड ऑफ मोकिंग लेंचो, पहले तो जब वो लेटर देखता है, ठीक है, उसको बहुत हंसी आती है, वो खोल के हंसता है, लेकिन इमीडिएटली वो सीरियस हो जाता है। वो देखता है कि भाई जो लेंचो का फेथ है ना, बहुत ही मतलब अमेजिंग, बहुत ही अनशेकेबल है। और ये देख के वो काफी इंप्रेस हो जाता है लेंचो से। उसको लगता है कि यार काश मेरा भी भगवान जी में ऐसा ही फेथ होता। टू कीप लेंचो's belief alive,
अब लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे तो वो क्या करता है, वो लेटर को पढ़ता है। वो लेटर में जो लिखा है कि 100 पेसोस चाहिए, वो सोचता है कि मैं लेंचो को ये 100 पेसोस दूंगा। अब देखो, वो लेंचो की मदद क्यों करता है? क्योंकि वो चाहता है कि लेंचो का जो अटूट विश्वास है भगवान में वो टूटे ना। उसको भी पता है कि यार भगवान जी को हम ऐसे खत लिखेंगे तो भगवान जी हमें पैसे नहीं दे देंगे ऊपर से लाके, है ना, ऊपर से पैसा नहीं टपकेगा, है ना, वो तो प्रैक्टिकल सोच रहा है। तो अब लेंचो का विश्वास ना टूटे इसलिए वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं खुद, ठीक है, पैसे कलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड वो पैसे कलेक्ट करता है कहाँ से? वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है, कुछ अपने कॉलीग से हिस्सा लेता है, मतलब पोस्ट मास्टर के जो वहीं पोस्ट ऑफिस में जो कॉलीग्स थे वो भी उसको हेल्प करते हैं कंट्रीब्यूशन में। साथ ही में वो अपने फ्रेंड्स से भी पैसे मांगता है एज चैरिटी। अब सारा पैसा मिलाकर कितने पैसोस वो इकट्ठे कर लेता है? 70 पेसोस, which they send to लेंचो in an envelope signed God। एंड देखो पोस्ट मास्टर दिल का कितना अच्छा है कि जब वो पैसे एनवेलप में डालता है, ठीक है, तो ऊपर ये नहीं लिखता कि मैं पोस्ट मास्टर हूं, वो साइन भी गॉड के ही करता है ताकि लेंचो को ये लगे कि भगवान सच्ची में होते हैं, ठीक है, और उसका जो विश्वास है वो टूटे ना और उसको यही लगे कि ये पैसे भगवान जी ने ही भिजवाए हैं। When Lencho receives the letter and the money, he is not surprised। लेंचो तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता जब वो देखता है कि एनवेलप में पैसे हैं। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका तो भगवान जी में अटूट विश्वास है, अनशेकेबल फेथ है उसका, अब उसको हिला ही नहीं सकते। तो उसको तो पता ही था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, है ना, तो इसलिए वो सरप्राइज तो होता नहीं है। उल्टा वो यहाँ पे एंग्री हो जाता है, ठीक है। ही काउंट्स द मनी। जब वो पैसों को गिनता है तो गिनने के बाद वो देखता है कि यार इसमें तो 70 पेसोस ही है, 30 पेसोस इसमें कम है। और इस बात को देखकर वो गुस्सा हो जाता है। He writes another letter to God। और फिर वो लिखता है भगवान जी को एक दूसरा लेटर। उस दूसरे लेटर में वो ये लिखता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, वो बंच ऑफ क्रुक्स है, ठीक है। वो ये सोचता है कि यार भगवान जी तो पैसे कम मुझे भेज ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मैंने भगवान जी से 100 पेसोस बोला है तो भगवान जी मुझे 100 पेसोस ही देंगे, वो तो मुझे कभी मना कर ही नहीं सकते। और दूसरा भगवान जी है यार, उनसे गलती कैसे लग सकती है? ऐसा तो है नहीं कि उनको काउंटिंग में हो गई या कोई गलती हो गई उनसे, उन्होंने पक्का 100 पेसोस ही बेचे हैं, ठीक है, भेजे हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज है ना, ये चोर हैं, ठीक है, इन्होंने 30 पेसोस चुरा लिए हैं और अपने पास रख लिए हैं। सो मतलब एट द एंड हम क्या देखते हैं, आयरनी इन द चैप्टर, कि जिन लोगों ने उसकी मदद की, ठीक है, उसी को उसने क्या बोल दिया, ठग। ओके, सो ये हमारा था चैप्टर 1 एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आई नो ये चैप्टर आप में से किसी को नहीं समझ में आया होगा, है ना। इफ यू अग्री देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम सारा करने वाले हैं जो मेन चीजें हैं, ठीक है। अभी ऐसे और भी वीडियोस आएंगी जहां पे आपको और एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पर ये क्या है, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, थोड़ा मतलब ऐसा है जिससे आप अपने आंसर्स लिख सको, ठीक है, वैसा है। आ जाओ। सो सबसे पहले तो आपको 1 नंबर का यहाँ पे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये चैप्टर कौन सी बुक से लिया गया है। अब ये चैप्टर कौन सी बुक से लिया गया है, जब ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख कर आते हो फर्स्ट फ्लाइट से नहीं लिया गया है। फर्स्ट फ्लाइट में कौन सी बुक से ये चैप्टर डाला गया है, दैट इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये क्या है, ये नेल्सन मंडेला की अपनी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि ये उनकी किताब है, उन्होंने खुद लिखी है, उन्होंने इसमें अपने जीवन के बारे में सारा कुछ खुद बताया है, ठीक है, तो एकदम रियल लाइफ बेस्ड है ये। ओके,
सॉरी हाँ, चलिए। तो अब ये पूरा चैप्टर किस चीज पे फोकस कर रहा है? ऑन हिज इनॉग्रेशन एज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो नेल्सन मंडेला बनते हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट से पहले ये ब्लैक क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका में सिर्फ अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, जिसमें क्या होता था कि जिनका स्किन कलर गोरा है, वाइट है, ठीक है, फेयर है, तो वो राज करेंगे, ठीक है, एंड जिनका स्किन कलर डार्क है तो वो क्या करेंगे? गुलामी करेंगे। ऐसा वहां पे सिस्टम था। सुन के गुस्सा आ रहा है ना? यही 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 प्रॉब्लम थी इस कंट्री की, ठीक है, जो किसने सॉल्व की? नेल्सन मंडेला एंड बहुत सारे लोगों ने मिलकर। ओके, मंडेला describes how thousands of people of different races gather to witness his historic moment. अब नेल्सन मंडेला इस चैप्टर में बताते हैं कि जिस दिन ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी से क्वेश्चन याद आया जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो तो कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से। इनॉग्रेशन सेरेमनी की डेट क्या थी ये आपको बताना है। हिंट दूं? उस मंथ में मैम का बर्थडे आता है। चलो, तो अब इनॉग्रेशन सेरेमनी की डेट क्या थी वो आप सब लोग लिखेंगे इन द कमेंट सेक्शन। या फॉर द फर्स्ट टाइम अपार्थाइड द सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज ऑफिशियली एंडेड। तो इस दिन क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका के पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कौन? नेल्सन मंडेला। सॉरी यार, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोला, प्रेसिडेंट बने कौन? नेल्सन मंडेला, ठीक है। एंड इन्होंने, ठीक है, एक तरीके से वो सेट कर दिया कि इन्होंने अब किस सिस्टम को खत्म कर दिया है? अपार्थाइड सिस्टम को खत्म कर दिया है। कैसे? अभी तक सिर्फ जिनका स्किन कलर व्हाइट था वो रूल करते थे, एंड जो ब्लैक पीपल थे वो क्या थे? स्लेवरी करते थे। ओके, He recalls his childhood and how he gradually understood the meaning of freedom. अब आगे नेल्सन मंडेला बताते हैं इस चैप्टर में कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था, है ना। सो जब वो एक छोटे बच्चे थे तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था? मतलब एक छोटा बच्चा है तो उसको मैं बोलूं कि बेटा आपको आजादी है, तो उसके लिए आजादी क्या होगी? कि मम्मा घूमने फिरने दे, जो मुझे खाना है वो खाने दे। ऐसे ही नेल्सन मंडेला अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि एज अ चाइल्ड फ्रीडम मेंट प्लेइंग फ्रीली। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको लगता था फ्रीडम बस इतनी है कि यार हमें कोई खेलने से रोके ना, हमें जहां जाना है हमें जाने दे, एंड लिविंग विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, हम पे कोई रोक टोक ना हो, बस यही होती है फ्रीडम, है ना। कि मम्मी को बोला नाइट आउट करना है, मम्मी ने परमिशन दे दी कि भाई नाइट आउट कर ले, है ना। मम्मी दोस्तों के साथ जाना है, हाँ दोस्तों के साथ चला जा। मम्मी मोमो खाने, हाँ मोमो खा ले। मम्मी यहाँ खेलना है, यहाँ खेल ले। यही फ्रीडम होती है बच्चों के लिए। एज ही ग्रू ओल्डर, लेकिन जैसे जैसे नेल्सन मंडेला बड़े होते हैं उनको समझ में आता है कि उनके जो लोग हैं, यानी कि जितने भी ऐसे लोग हैं साउथ अफ्रीका में जिनका कलर ब्लैक है, ठीक है, वो डिनाइड बेसिक ह्यूमन राइट्स। उन्हें तो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। तो तभी मंडेला ने क्या किया? एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी ज्वाइन की, एंड उस पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है ये भी आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। मंडेला ज्वाइन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। सो मंडेला ने डिसाइड कर लिया कि उनको ये अपार्थाइड सिस्टम खत्म करना है, ये गोरे काले का भेदभाव जो है इसे खत्म करना है, एंड सेक्रीफाइस हिज पर्सनल फ्रीडम। एंड नेल्सन मंडेला चैप्टर में बताते हैं कि जब कोई ऐसा कदम उठाने जाता था ना, ठीक है, कि अगर जो ब्लैक लोग हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते थे तो उनको उनके फैमिली से दूर कर दिया जाता था, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। मतलब इतना गंदा ये सिस्टम था कि मतलब बेसिक जो राइट्स होते हैं ना वो भी नहीं मिलते थे ब्लैक लोगों को। तो जब नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू की तो उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ।
उनको जेल जाना पड़ गया, एंड जेल में वो कितने साल रहे? He spent 27 years in prison. ये आपके एनसीईआरटी बुक में हो सकता है कि 30 इयर्स दिया हो, लेकिन जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, दैट इज 27 इयर्स. यू कैन चेक ऑन गूगल ऑल्सो, ठीक है. बट ही नेवर लॉस्ट होप. लेकिन देखो 27 साल उन्होंने क्या किया? उन्होंने जेल में बिताए, अपने जेल में उनको रहना पड़ा, उनको इल ट्रीटमेंट को फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि हाँ एक दिन वो सब बदलेंगे. He believed that true freedom cannot exist if others are oppressed. उन्हें लगता है कि जो फ्रीडम है, ठीक है, वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक दोनों ही लोग क्या हो, फ्रीडम में हो. मतलब जब तक कोई किसी को मतलब ऐसा ना हो कि भाई ऑप्रेस कर रहा है, ठीक है. मतलब मान लो देखो कि अगर आज एक इंसान दूसरे इंसान को खूब मारता है, खूब पीटता है, ठीक है, अच्छे से उसकी धुलाई कर देता है, ठीक है, उससे बहुत नफरत करता है, राइट, तो उसको क्या करते हैं? प्रिजन में डाल देते हैं. एक सेकेंड ना, या सो आई वॉज टेलिंग यू कि देखो फ्रीडम नेल्सन मंडेला कहते हैं आपको तब तक नहीं मिल सकती अगर आप कोई भी किसी को ऑप्रेस कर रहा है, ठीक है. जो ऑप्रेस करता है यानी कि जो किसी के साथ बुरा करता है, ठीक है, उसको भी कभी फ्रीडम नहीं मिलेगी, एंड जिसके साथ बुरा हो रहा है उसको भी फ्रीडम नहीं मिलेगी. अब इसको हम समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ में. देखो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जैसे मान लो कि एक वाइट पीपल है, ठीक है, एक वाइट पर्सन है, ठीक है, वो ब्लैक पर्सन को क्या करता है? प्रिजन में डाल देता है, उसकी सारी फ्रीडम छीन लेता है, ठीक है. सॉरी, हाँ, सर नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि देखो आपको फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती, ठीक है, जब तक आप ऑप्रेस्ड हो. तो देखो बात ऐसी है, घर जैसी है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आप भी फ्री नहीं हो, और जिसके साथ में बुरा हो रहा है वो तो बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसको तो बिल्कुल ही फ्रीडम नहीं मिली है. इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कि मानो कि एक क्या है, व्हाइट कलर पर्सन है, ठीक है, व्हाइट स्किन वाला आदमी है, और एक ब्लैक स्किन वाला पर्सन है. अब व्हाइट वाला जो पर्सन है वो ब्लैक को क्या कर रहा है? ऑप्रेस कर रहा है, ठीक है, उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है. उसको पकड़ के इसने क्या किया? प्रिजन में डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया. अब ये जो ब्लैक पर्सन है, ये इस व्हाइट पर्सन से क्या करेगा? नफरत करेगा ना, इसकी वैल्यू तो नहीं करेगा, इससे प्यार तो नहीं करेगा ना, इससे नफरत करेगा कि हाँ ये बुरा आदमी है, इसने मेरी फ्रीडम छीनी, ये एंड ऑल, है ना. तो रिटर्न में ये क्या करेगा? इसको हेट करेगा. सो बेसिकली ये जो व्हाइट पर्सन है, ठीक है, ये किसके अंदर आ गया? ये भी तो एक तरीके से जेल के अंदर आ गया. कौन से जेल के अंदर? नफरत के जेल के अंदर. तो यही नेल्सन मंडेला बोलना चाहते हैं कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो, उसकी फ्रीडम छीनते हो, तो आप भी फ्री नहीं हो, क्योंकि आप भी नफरत के प्रिजन में आ जाते हो. ओके, इन द एंड मंडेला emphasizes that courage is not the absence of fear. नेल्सन मंडेला ये भी बोलते हैं कि करेज वो नहीं होता कि भाई मुझे तो किसी बात का डर ही नहीं है, अरे मुझे तो इससे भी डर नहीं लगता, उससे भी डर नहीं लगता. दिस इज नॉट करेज. डर सबके अंदर होता है, लेकिन अगर आप उस डर को ओवरकम कर सकते हो, देन यू हैव करेज. बट द ट्रायम्फ ओवर इट. तो अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज? करेज क्या है? करेज है कि आप में डर है, लेकिन आप अपने उस डर के ऊपर जीत रहे हो, ठीक है, उसको हरा रहे हो अपने डर को, देन आप में करेज है. अदरवाइज आप में करेज नहीं है. ओके, ये भी बोर्ड में क्वेश्चन बन के आता है कि करेज क्या है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग. सो करेज वो नहीं है कि हमें तो किसी चीज से डर नहीं लगता. करेज है कि हमें, ठीक है, हमें डर लगता है लेकिन हम अपने उस डर को हरा देते हैं. दैट्स अ करेज.
He talks about forgiveness. तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए, ठीक है, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, एंड रिकंसाइलेशन इंस्टेड ऑफ रिवेंज। हमें अपने अंदर बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें क्या करनी चाहिए, चीजों को सुधारना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात, हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। क्योंकि नफरत तो एक ऐसी चीज है जो आप को सिखाई जाती है, ठीक है, कि भाई इससे मत बोल, उससे मत बोल, ये छोटा आदमी है, ये बड़ा आदमी है, गरीब है, ये अमीर है। सो नफरत तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन हम में जो चीज नेचुरली होती है दैट इज लव, वो है प्यार, ठीक है। ओके, सो ये था आपका पूरा चैप्टर नेल्सन मंडेला। तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने अभी आपको ये बताया है सब, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे चैप्टर पे, दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी कि इसमें 2 कहानियां हैं, ठीक है। पहली हमारी कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे हिज कौन है, सीगल, ठीक है। सो द स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल हु इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक बर्ड होता है जिसका जो कौन है, एक सीगल बर्ड होता है, और उसको ना हमेशा उड़ने से डर लगता है। उसको ये लगता है कि यार अगर मैं उड़ा, बाय चांस मैंने अपने विंग्स फैलाए, ठीक है, और इन्होंने मुझे सपोर्ट ही नहीं किया, तो मैं तो गिर जाऊंगा, है ना, फिर तो यार प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो डर के मारे कभी उड़ता ही नहीं है, ठीक है। उसको मतलब ऐसा ये लगता है कि यार मेरे ना विंग्स मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे। His parents try to encourage him. पहले तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत इंकरेज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स पे धमकाने भी लग जाते हैं कि बेटा आज जो तू नहीं उड़ा ना, तो बस हमसे उम्मीद मत करियो कि हम तेरे को खाना वाना ला के देंगे, ठीक है, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, भूखा मरेगा, भूखा। ऐसा उसके पेरेंट्स उसको धमका देते हैं, क्योंकि भाई बंदा मान ही नहीं रहा, ठीक है, उड़ ही नहीं रहा, कह रहा मैं उड़ूंगा, ठीक है, मैंने अपने पंख फैलाए, ठीक है, अगर मैंने अपने विंग्स निकाले और इन विंग्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो मैं तो डूब जाऊंगा यार, मैं तो गिर जाऊंगा। इवेंचुअली देखो, वैसे भूख एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। जब भूख लगती है तो इंसान कुछ भी खा जाता है। अब सीगल जो है उसको पेरेंट्स ने तो साफ साफ मना कर दिया है कि बेटे तू उड़ेगा नहीं, तो तेरे लिए हम खाना यहाँ पे परोसेंगे तो है नहीं, तेरे को लाके देंगे नहीं, अपना खाना आप खुद लाइए। वो कैसे लाओगे, आप उड़िए, आप खुद से उड़िए, अपना खाना खुद हंट कीजिए और फिर अपना खाना खुद खाइए, हम आपको यहाँ पे ऐसे प्लेट में तो नहीं परोसेंगे। तो बेचारा हमारा जो सीगल है वो भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया है। अब एक टाइम पे क्या होता है कि जो उसकी मम्मी होती है वो उसके सामने खाना लेके जाती है। मतलब आप सोचो कि एक बंदा है जिसने एक दिन से कुछ नहीं खाया है, 24 घंटों से कुछ नहीं खाया है, उसके सामने अगर मैं पिज्जा रख दूं, मोमो रख दूं, बर्गर रख दूं, तो वो कैसे एकदम झपट्टा मारेगा, है ना। ऐसा ही होता है अब इसके साथ में। अब इसकी मम्मी क्या करती है, फिश का एक टुकड़ा इसके बिल्कुल नजदीक लेके जाती है। अब फिश के उस टुकड़े को देखकर ये इतना बावला हो जाता है कि एकदम से छलांग मार देता है। मतलब क्या होता है कि ये यहाँ पे खड़ा है, इसकी मम्मी उड़ उड़ के आ रही है और इसकी मम्मी एकदम इतने पास आके रुक जाती है और इसको लगता है कि व्हाट, मम्मी मतलब यहीं तक आई आ रही है, अब तो मैं इसको कैच कर सकता हूँ। और ये जैसे ही कैच करने के लिए, ठीक है, अपने पंख निकालता है तो ये इवेंचुअली उड़ना स्टार्ट कर देता है। ओके, क्योंकि देखो बर्ड की ये जो चीज है ये नेचुरल है, इसमें कुछ भी सीखने वाली बात नहीं है। वो बर्ड है, उड़ेगा नहीं तो क्या करेगा भाई। ओके, सो व्हेन ही जंप्स टू कैच इट, ही अननोइंगली, उसे नहीं पता होता कि यार मैं तो उड़ जाऊंगा, लेकिन भूख में वो इतना पागल हो जाता है कि जैसे ही वो उस टुकड़े को पकड़ने के लिए कूदता है तो वो उड़ने लग जाता है। Unknowingly spreads his wings and starts flying. Once in the air, all his fear disappears. और एक ही बारी में क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि यार मैं तो उड़ रहा हूं, तो उसका सारा डर एक बारी के लिए बिल्कुल गायब हो जाता है।
लेकिन फिर उसको थोड़ा याद आता है तो उसको बीच बीच में थोड़ा डर लगता है, लेकिन एंड तक वो बिल्कुल ओके हो जाता है। He realizes that courage comes only when we take the first step. तो यहाँ से आपको मैसेज क्या मिलता है कि हमें अगर अपना डर भगाना है तो उसके लिए हमें अपना पहला कदम उठाना होगा। ठीक है, कहीं पे पड़े पड़े आपका डर नहीं भाग जाएगा। इफ यू वांट टू ओवरकम समथिंग, अगर आप अपने डर से ओवरकम करना चाहते हो, सो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। माना कि आगे फेलियर मिलेगा, ठीक है, सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए पहला कदम तो हमको ही उठाना है ना। तो कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं कि जो डर से जीते हैं, उनको लगता है कि यार ये चीज मैं ना ही करूं, यार ये मैं नहीं करती हूँ, ठीक है। आपको डर लगता है तो ऐसा मत सोचो बच्चे। आपको अगर लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। सक्सेस मिलेगी या डर, वो तो बाद में देखेंगे ना, पहला कदम उठाएंगे तो कुछ मिलेगा ना। ओके, सो यू हैव टू टेक योर फर्स्ट फ्लाइट इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। चलिए, इसी के साथ हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स अ पायलट। तो ये कहानी है एक पायलट के बारे में, ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन इसका टाइटल है, ओके। एंड एक पायलट के बारे में ये पूरी कहानी है। सो द ब्लैक एरोप्लेन कहानी में हमारा जो पायलट है वो एक एरोप्लेन उड़ा रहा होता है जिसका नाम है डकोटा। Again, I have something for you that you need to write in the comment section. डकोटा का पूरा नाम क्या है? जो एरोप्लेन वो उड़ा रहा है उसका पूरा नाम क्या है? डकोटा तो है, लेकिन डकोटा के आगे एक छोटा सा नंबर है, that you need to write. His instrument stopped working. अब देखो होता क्या है कि भाई ये बंदा जो है, ठीक है, ये सोचता है कि यार मुझे ना अपनी फैमिली के पास जाना है और अपनी फैमिली के साथ बैठ के ना मुझे वो एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है जो इतना डिलीशियस बनाया होगा मेरी फैमिली ने, ठीक है। मुझे अपनी फैमिली के पास फटाफट से जाना है, उनके साथ वेकेशंस मनानी है और मुझे वो एकदम बढ़िया वाला जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट है ना वो करना है। मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ, वो मुझे करना ही करना है, ठीक है। अब इसे पता है कि यार आगे तूफान है, फिर भी ये क्या करता है, अपना एरोप्लेन उस तूफान के अंदर स्ट्रेट ले जाता है। क्यों? क्योंकि इसको है कि यार मुझे वेकेशन पे जाना है, मुझे फैमिली से मिलना है, मुझे फैमिली के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करना है, वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है जो बहुत डिलीशियस होता है। अब ये स्टॉर्म में घुस तो जाता है, लेकिन जैसे ही स्टॉर्म में घुसता है इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं एंड ही गेट्स लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड्स। अब तूफान में, ठीक है, ये बिल्कुल गुम हो जाता है बिकॉज इसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चल रहा, ऊपर से इसको आजू बाजू इधर उधर कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फ्यूल इज ऑल्सो रनिंग लो, फ्यूल भी खत्म होने वाला है। सडनली ही सीज अनदर एरोप्लेन। अब सडनली जब उसको मतलब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसका सारा मतलब सारे इंस्ट्रूमेंट्स रुक गए हैं एंड उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला है, तभी उसको दिखाई देता है कि उसके नेक्स्ट में एक ब्लैक एरोप्लेन है जिसकी कोई लाइट्स नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस पता है कि बस एक ब्लैक एरोप्लेन है। ब्लैक उसको क्यों बोला गया है? क्योंकि उसकी लाइट्स वगैरह कुछ नहीं जल रही, ठीक है, कुछ भी हमारे पायलट को नहीं दिख रहा, ठीक है, उसको बस दिख रहा है कि यार एक ब्लैक एरोप्लेन है। ओके, द पायलट फॉलोज इट ब्लाइंडली एंड ये जो एरोप्लेन है, जो ब्लैक एरोप्लेन है, वो पायलट की मदद करता है, उसको पूरा रास्ता दिखाता है कि देखो 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 इधर तुम्हें ऐसे आना है। इवन देखो हमारा जो पायलट है उसके आगे निकल जाता है ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि पायलट के एकदम नोज के आगे, ठीक है, आ जाता है ब्लैक एरोप्लेन ताकि वो उसको राइट डायरेक्शन दिखा सके। एंड हमारा जो पायलट है ना इस टाइम पे एकदम बच्चों की तरह, जैसे हम लोग होते हैं ना अपनी मम्मी को एकदम ऐसे बच्चों की तरह फॉलो करते कि अच्छा अच्छा यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो ऐसे हमारा पायलट भी एकदम बच्चों की तरह, ठीक है, इस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करता है क्योंकि उसके पास अब और कोई रास्ता ही नहीं है ना, एंड उसको कुछ भी नहीं पता है, राइट। एंड ये जो मिस्टीरियस एरोप्लेन होता है ये पायलट को मदद करता है एक सेफ लैंडिंग में, ठीक है। लेकिन
जब हमारा पायलट सेफली लैंड कर जाता है, ठीक है, तो वो देखता है कि यार वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो तो नजर ही नहीं आ रहा कहीं रनवे पे। तो हमारा पायलट फटाफट से भागता है और जो वहां पे कंट्रोल टावर है, वहां पे जो लेडी बैठी हुई है उससे पूछता है कि अरे मैं तो आज स्टॉर्म में फंस गया था, लेकिन वो जो दूसरा एरोप्लेन था, ब्लैक एरोप्लेन जिसने मेरी मदद की, मुझे तूफान में से निकाला, वो कौन है, उसका पायलट मुझे बताओ। तो वो लेडी बोलती है ब्लैक एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, लेकिन आज तो क्योंकि स्टॉर्म था तो इसलिए कोई दूसरी फ्लाइट थी ही नहीं, सिर्फ आप अकेले थे जिनका एरोप्लेन चल रहा था, ठीक है, जो एरोप्लेन उड़ा रहे थे। तो आपके सिवा और कोई पायलट था ही नहीं और कोई एरोप्लेन था ही नहीं, आप किसके बारे में पूछ रहे हो। सो यहीं पे चैप्टर एंड होता है एंड एक मिस्टीरियस नोट पे एंड होता है, क्योंकि हमारे पायलट को नहीं पता कि वो ब्लैक एरोप्लेन कौन किसका था एंड एक्चुअली वो क्या मतलब था। तो मिस्टीरियस नोट पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। लेकिन अगर फिर भी हम देखें कि ये कैसे हुआ पॉसिबल, तो मे भी हो सकता है कि उसके अपने अंदर की जो कंसाइंस थी सही और गलत की, उसने उसको रास्ता दिखाया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अ चैप्टर नंबर 4। ओके, कुछ भी आप लोगों को लगे डाउट्स है या फिर आपको कुछ भी लगे आपके सजेशन से, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा बड़ा प्यारा सा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एंड ये चैप्टर हमारा पूरा किस पे बेस्ड है, एन फ्रैंक के ऊपर एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया गया है। ठीक है, सो पहले एन फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं। एन फ्रैंक एक 13 साल की लड़की होती है, एक जूइश गर्ल होती है एंड ये अपनी फैमिली के साथ अपने पापा के ऑफिस बिल्डिंग में छुपी होती है। पापा का नाम क्या है, ऑटो फ्रैंक। ओके, एंड ये किस समय की बात है, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, ठीक है, एंड उस टाइम पे नाजी जो थे, ठीक है, उनका कब्जा चल रहा था। तो वो लोगों को पकड़ पकड़ के अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल रहे थे, मार रहे थे, इल ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो उसी टाइम की बात है कि क्योंकि एन फ्रैंक भी एक जूइश थी, ठीक है, तो उनको अभी बचना था नाजी से, ठीक है, तो नाजी से बचने के लिए वो अपनी फैमिली के साथ जाके छुप जाती है। She wrote a diary while hiding in Amsterdam and जब ये अपनी फैमिली के साथ एम्स्टरडैम में छुपी होती है तभी इस डायरी को ये लिखती है। This chapter is an extract from her diary और ये चैप्टर इन्हीं के डायरी में से लिया गया है। अगेन बोर्ड यहाँ पे आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये कौन से बुक से लिया गया है। तो ये एन फ्रैंक की जो डायरी थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, इससे लिया गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जिस बुक से लिया गया है उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बच्चे या तो ये लिख के आ जाते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, या फिर वो एन फ्रैंक लिखाते हैं, कुछ फर्स्ट फ्लाइट लिखाते हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये डायरी एन फ्रैंक ने लिखी थी, लेकिन एन फ्रैंक की तो डेथ हो जाती है। तो वॉर के बाद ऑटो फ्रैंक आते हैं वापसी, उनको ये डायरी मिलती है एंड फिर वो इस डायरी को पब्लिश करवाते हैं, किस नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। ओके, अब हम चैप्टर की कहानी को देखते हैं। एन बिगिंस बाय एक्सप्लेनिंग व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। पहले तो हमें एन फ्रैंक ये बताती है कि वो डायरी क्यों लिख रही है। शी फेल्ट लोनली, क्योंकि ना उसको बहुत अकेला अकेला सा लग रहा है। मतलब आप माहौल भी देखो ना कि कैसा सा माहौल है ना, मतलब हर तरफ तबाही सी मची हुई है ना, लोगों को पकड़ा जा रहा है, कंसंट्रेशन कैंप में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है उन्हें। तो इतने बुरे हालातों में एक छोटी सी बच्ची है यार 13 साल की, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, है ना, उसके दिल में कितने सारे इमोशंस होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि वो अकेली है, कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है, ऐसा नहीं है कि एन फ्रैंक के पास में कोई दोस्त नहीं है, उसके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है, ठीक है, मतलब ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि एन फ्रैंक बिल्कुल अकेली है, उसके पास फ्रेंड्स नहीं है, उसके पास है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पास
ट्रू फ्रेंड नहीं है, जिसके साथ में ना वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सके। आप समझते हो ना, फ्रेंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक रियल फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड जिस पे हम ट्रस्ट कर सके, ऐसा उसके पास में कोई भी दोस्त नहीं है। She felt lonely and believed she had no true friend। अब उसको बहुत अकेला लग रहा है ऐसे टाइम पे, और उसको लग रहा है कि यार मेरा कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो मैं किससे अपने दिल की बातें शेयर करूं। क्योंकि कहते हैं ना कि यार आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपकी जो भी फीलिंग्स है वो शेयर करो, शेयर करने से मन हल्का होता है। अब उसका तो मन हल्का हो ही नहीं रहा, उसको तो बहुत भारी लग रहा है यार, इतनी सारी चीजें माइंड में, दिल में है, किससे शेयर करूं यार, शेयर नहीं करूंगी तो बिल्कुल भी हल्का नहीं लगेगा, है ना। तो अब वो क्या करती है, वो डायरी में सारी चीजें लिखती है, एंड इवन डायरी को वो नाम भी दे देती है, क्या, किट्टी। ठीक है, क्योंकि इस डायरी को वो सिर्फ एज अ डायरी नहीं ट्रीट करने वाली, इस डायरी को वो एज अ ट्रू फ्रेंड ट्रीट करने वाली है, जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करी हुई है। देखो, हम सबकी लाइफ में ना ट्रू फ्रेंड की ना एक इमेज होती है कि यार मेरा फ्रेंड ना ऐसा होगा, ऐसा होगा, मैं उसके साथ ये बातें शेयर करूंगी। तो एन फ्रैंक के मन में, उसके भी दिमाग में ना एक इमेज थी कि मेरा ट्रू फ्रेंड ऐसा होगा। तो अब क्योंकि उसको पर्सन के रूप में तो कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिला, डायरी के रूप में मिला है, तो डायरी को वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना चाहती डायरी जैसा, उसके साथ में वो बिल्कुल अपने सारे इमोशंस जोड़ रही है, और उसको पर्सनलाइज करने के लिए उसने एक बहुत प्यारा सा नाम भी दे दिया है, किट्टी। तो देखो, मैं भी आपको यही बात सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है, सो प्लीज चूज अ डायरी लिखना एक बहुत अच्छी चीज है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइट फील होगा अगर आप अपनी एक सीक्रेट, एक पर्सनल डायरी बनाए तो। या ट्रीटिंग इट एज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो अब इसने अपनी डायरी बना ली है जिसका नाम इन्होंने रख दिया है किट्टी, एंड उसी को ही अपना, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड, रियल फ्रेंड बना ली है। एंड डिस्क्राइब्स हर फैमिली। इस डायरी में वो अपनी फैमिली को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करती है। तो देखो, पापा का नाम तो था ऑटो फ्रैंक, मम्मी का क्या नाम है ये आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ओके। एंड हर एल्डर सिस्टर मार्गोट, एंड ब्रीफली मेंशंस हर स्कूल लाइफ आल्सो। शी टॉक्स अबाउट हर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो एन फ्रैंक अपने सभी क्लासमेट्स, अपने सभी टीचर्स के बारे में बात करती है, स्पेशली मिस्टर कीजिंग। और एक तो बहुत ही, ठीक है, बहुत ही, ठीक है, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, एक टीचर है उसके मैथ्स के जिनका नाम है मिस्टर कीजिंग। अब मिस्टर कीजिंग दुखी है इस लड़की से, एन फ्रैंक से दुखी है। बताओगे इस बात पे? क्योंकि एन फ्रैंक आपकी मैम की तरह चटर 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 चटर, ठीक है, पटर पटर बोलती रहती है, कभी रुकती ही नहीं है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है मिस्टर कीजिंग को एन फ्रैंक से। मिस्टर कीजिंग परेशान है एन फ्रैंक के बोलने से, क्योंकि एन फ्रैंक बहुत बोलती है, शी इज वेरी टॉकेटिव। अब वो मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, अब एन फ्रैंक क्या है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। एंड इसी बात को लेकर मिस्टर कीजिंग को आता है गुस्सा, ठीक है, एंड वो एन फ्रैंक को कर देते हैं पनिश। अब क्या पनिशमेंट में वो देते हैं, तो पनिशमेंट में वो एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं। है मैथ्स के टीचर, लेकिन देखो ऐसे लिखने को बोल दिया है एन फ्रैंक को। वो बोलते हैं एन फ्रैंक को कि तुम एक काम करो, तुम ये बहुत चटर चटर करती हो, बहुत पटर पटर करती हो, ज्यादा बोलना आ रहा है, कल एक ऐसे लिख के आओगी तुम। और ऐसे का टॉपिक क्या है? अ चैटर बॉक्स। अब उन्होंने ये चैटर बॉक्स क्यों दिया है होमवर्क में, ये आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि देखो मिस्टर कीजिंग को ये लग रहा है कि मैं ना इसे होमवर्क देता हूं कि चैटर बॉक्स पे तुम एक ऐसे लिखो। जब ये लड़की इस पे ऐसे लिखेगी तो इसको अपनी गलती रियलाइज होगी कि यार अच्छा हाँ ये तो अच्छी बात नहीं है, इतना नहीं बोलना चाहिए, चटर चटर पटर पटर तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, है ना। मिस्टर कीजिंग ये आइडिया के साथ में उसको होमवर्क देते हैं। लेकिन एन फ्रैंक हमारी प्यारी सी बच्ची क्या करती है, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्केयर्ड,
and wrote a humorous and intelligent essay. वो इस होमवर्क को बकायदा करती है और इस एसे में वो बताती है कि जो बोलने का जो फीचर है उसको मिला है, ठीक है, कटर कटर पटर पटर करने का उसको जो ये फीचर मिला है, ये उसकी नेचुरल हैबिट है, ये इनहेरिटेड है, यानी कि ये उसको उसकी मम्मी से मिला है। तो वो कहती है कि यार जो चीज हमें विरासत में मिली है मैं उसे कैसे चेंज कर दूं। मेरी नानी मेरी मम्मी पे गई होगी, है ना, सॉरी मेरी मम्मी मेरी नानी पे गई होगी, मैं अपनी मम्मी पे जाऊंगी, है ना, तो मैं इस चीज को चेंज ही नहीं कर सकती ना, जो चीज मुझे नेचुरली विरासत में मिली है। सो मेरी मम्मी बहुत बोलती थी इसलिए मैं ऐसी हूं, मैं भी बहुत बोलती हूँ। When punished again, ठीक है, अब इसके बाद एन फ्रैंक क्योंकि बोलना बंद नहीं करती है तो उन्हें एक और बारी पनिशमेंट मिलती है। अब अगेन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि दूसरा होमवर्क क्या होता है। ऐसे लिखने को मिलता है लेकिन कौन से टाइटल पर, वो आपको बताना है। तो देखो पहले का था अ चैटर बॉक्स, फिर बीच में एक और बारी मिलता है उन्हें मैं बता देती हूँ, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे आप बिल्कुल नहीं सुधार सकते। ओके, सो इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब आप मुझे होमवर्क में ये बताओ कि थर्ड टाइम जो होमवर्क मिलता है उसका क्या टाइटल है, वो आपको बताना है। या she wrote another essay in the form of a poem. अब क्योंकि एन फ्रैंक सॉरी एन फ्रैंक बोले जाए भाई बोले जाए, चुप ही ना हो, ठीक है, तो अब उनको तीसरी बार भी एक होमवर्क मिल जाता है जो कि चैटर बॉक्स से ही रिलेटेड होता है। ओके, और इस बारी एन फ्रैंक क्या करती है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाती है, वो एसे को एक कविता के रूप में लिखती है। Her creativity impressed Mr. Keesing so much that he laughed and stopped punishing her. और ये जो थर्ड ऐसे वो लिखती है ना, ठीक है, इसको वो कविता के फॉर्म में लिखती है एंड ये मिस्टर कीजिंग को बहुत अच्छा लगता है एंड उनको इस पे हंसी भी आ जाती है। तो उसके बाद से मिस्टर कीजिंग ने कभी भी एन फ्रैंक को डांटा नहीं, देखिए कभी भी उसको बोलने से क्लास में मना नहीं किया। इवन जो एन फ्रैंक ने जो कविता लिखी थी वो कविता वो बाकी सारी क्लासेस में भी जाके सुनाते थे। Anne ends the diary entry by expressing her love for writing and hope of becoming a writer one day. आगे चलते हैं on our next chapter, that is our chapter number 5, glimpses of India. Sorry हाँ, फिर ठंड ज्यादा हो रही है ना। ओके, सो अब इसमें 3 कहानियां हैं। पहली कहानी का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब अगेन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके ऑथर कौन है। ओके, सो दिस पार्ट डिस्क्राइब्स द ट्रेडिशनल गोवान बेकर। पूरे चैप्टर में आपको बताया गया है कि बेकर की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जैसे आजकल तो हमारी लाइफ में मोमो वाले भैया की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, ऐसे ही इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि गोवा में गोवान बेकर, जो बेकर होता था उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी एंड वो जो ब्रेड बनाता था उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी। नोन एज द पैडर, बेकर को ये लोग पैडर भी बोलते थे। The lesson highlights how baking has been an important profession in Goa. तो गोवा में जो बेकरी जो बेकर जो होता है, ठीक है, उसका जो बिजनेस है काफी प्रॉफिटेबल रहता है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। मतलब ब्रेड वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ब्रेड को बनाएगा कौन? बेकर। सो बेकर बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गोवा में। और ये कब से चलता आ रहा है? ये चलता आ रहा है पोर्चुगीज के टाइम से, मतलब जब उनका रूल चल रहा था तभी से ये चलता आ रहा है। In olden days, no household in Goa was considered complete without the bread baker. तो पहले के टाइम पे मतलब आप ये मान लो कि बेकर के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। ऐसा कोई घर नहीं होता था जो ब्रेड नहीं खाता था, ऐसा कोई घर नहीं होता था जो ब्रेड नहीं खरीदता था। Even after the Portuguese left, अब देखो ये जो पोर्चुगीज थे यही ब्रेड को लेकर आए थे, यही बेकरी को स्टार्ट किए थे।
अब जब इनका रूल खत्म हो जाता है, जब पोर्चुगीज चले जाते हैं, उसके बाद भी जो बेकरी का बिजनेस है वो गोवा में रहता है। बेकर जितना पहले इंपॉर्टेंट था पोर्चुगीज के टाइम पे, उतना ही इंपॉर्टेंट पोर्चुगीज के जाने के बाद भी था। द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग ब्रेड कॉन्टिन्यूड, तो ये जो ब्रेड बनाने का जो सिलसिला है ये जारी रहता है। द बेकर यूज्ड टू कम ट्वाइस अ डे, अब ये बेकर कितनी बारी आता था दिन में घरों में? 2 बारी, एक बारी तो सुबह सुबह आता था और एक बारी शाम में आता था इन द इवनिंग। The baker could be easily recognized by the sound of his bamboo staff. Staff का मतलब क्या होता है? स्टिक। अब जैसे देखा आपने कि पहले के टाइम पे होता था कि आइसक्रीम वाले भैया आते थे तो उसे घंटी बजती थी, उनकी एक बेल होती थी, तो हम सबको पता लग जाता था कि यस नीचे आइसक्रीम वाले भैया आए, है ना। या फिर एक वो छल्ली वाले भैया आते थे तो वो भी अपनी आवाज लगाते थे, छल्ली ले लो, छल्ली ले लो, ऐसा आवाज लगाते थे। तो ऐसे ही जो बेकर है वो भी जब गली में एंटर करता था तो उसकी एक बैम्बू स्टिक होती थी, ठीक है, उस स्टिक को वो ऐसे बजाते हुए, ठीक है, गली में एंटर करता था और उसकी ना बड़ी झंझंग साउंड आती थी। तो सभी बच्चों को, सभी एडल्ट्स को ये पता लग जाता था कि यस गली में बेकर की एंट्री हो चुकी है, which announced his arrival. Children would eagerly wait for him. और जो बच्चे होते थे ना वो तो बिल्कुल पागल होते थे ब्रेड के पीछे, ठीक है, तो वो बेकर का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते थे। Not for bread, but for sweet bread rolls called bread bangles. अब देखो जो एडल्ट्स थे वो तो लॉफ्स खाते थे, लेकिन जो बच्चे होते थे उन्हें क्या पसंद होती थी? ब्रेड बैंगल्स, जो ना मतलब ब्रेड ऐसी होती थी बैंगल शेप में। जैसे कि अभी हम लोग नहीं खाते कि क्रैक्स वगैरह हम लोग खाते हैं ऐसे उंगलियों में डाल के, खाए हैं कभी? अगर खाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो बच्चे हैं उन्हें सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगती थी? ब्रेड बैंगल्स। तो ब्रेड बैंगल्स के बच्चे दीवाने थे, ठीक है, इसलिए वो बेकर का खूब इंतजार करते थे। ब्रेड वॉज एसेंशियल फॉर एवरी गोवान ओकेजन। इवन गोवा में जो गोवान विलेज है, ठीक है, वहां पे कोई भी ओकेजन है उसमें ब्रेड तो लगेगी, ठीक है। अगर मान लो मतलब कि शादी है, ठीक है, तो शादी में दहेज जाए दो ना दो, ठीक है, ब्रेड देनी है, और वो भी कौन सी ब्रेड जाती थी? बोल ब्रेड, ठीक है, दिस इज अ बोल ब्रेड। तो इस ब्रेड के बिना तो शादियां इनकम्प्लीट मानी जाती थी यार, इतनी ज्यादा मतलब ब्रेड इंपॉर्टेंट थी। सो कुछ भी मतलब शादी वगैरह का कुछ है या कोई त्योहार है या कोई पार्टी वगैरह है तो सब कुछ अधूरा माना जाता था अगर उसमें ब्रेड नहीं होती थी, और इनकम्प्लीट विदाउट ब्रेड। स्पेशल ब्रेड होती थी जैसे कि बोल ब्रेड हो गई, आप देख ही सकते हो, केक्स हो गए, बोलीनाज हो गए, ठीक है, बोलीनाज आई थिंक नारियल के जो बने होते हैं ना, कुकीज वगैरह, ठीक है, तो वो होता है। वो प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट इवेंट्स, तो अलग अलग इवेंट्स के लिए अलग अलग तरीके की ब्रेड्स होती थी जो बनती थी, ठीक है। सो मतलब सैंडविचेस, केक्स और ये ब्रेड्स, बोल ब्रेड, स्वीट ब्रेड, बोलीनाज, ब्रेड बैंगल्स, ठीक है, तो ये मतलब सारी तरीके की ब्रेड्स होती थी, एंड इसलिए आप कह सकते हो कि ब्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे थी। द बेकर वॉर अ ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल्ड द कबाई। अब ये जो बेकर था इसकी एक अपनी ड्रेस भी होती थी, ठीक है, उस ड्रेस को क्या बोलते थे? कबाई, विच वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। और ये ना मतलब ऐसा लगता था कि एक लंबी सी फ्रॉक पहन रखी है, जमीन तक नहीं आती थी वो, मतलब घुटनों से नीचे तक आती है, एक वैसी फ्रॉक वो पहन के रखता था। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, एंड बेकिंग कोई ऐसा छोटा मोटा बिजनेस नहीं था, मतलब आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, इसमें खूब इनकम होती थी हमारे बेकर की। हमें कैसे पता लगता है कि खूब मतलब अच्छा कमाता था? तो देखो, एक्चुअली बेकर्स वर वेल ऑफ एंड कुड बी आइडेंटिफाइड बाय देयर हेल्दी अपीयरेंस। होता ये था कि जो बेकर होता था ना वो ऐसे हट्टे कट्टे, ठीक है, खूब मतलब ऐसे खाते पीते घर के लगते थे। ओके, क्यों लगते थे वो खाते पीते घर के? क्योंकि उनका अपीयरेंस ना बिल्कुल जैक फ्रूट जैसा होता था,
जैक फ्रूट आई होप आपने देखा होगा, तो बिल्कुल वो ना ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब देखो बहुत कॉमनली हम ये बोलते हैं ना कि जैसे कोई बहुत एकदम स्लिम ट्रिम सा है कि मतलब, तो हमें लगता है, हम ऐसा बोलते हैं कि अरे यार घर पे खाना नहीं देते क्या, इतना पतला है ना, इसका खाना भी आप लोग ही खा जाते हो क्या, है ना। लेकिन जो बेकर्स होते थे ना, ठीक है, तो वो मतलब हेल्दी दिखते थे काफी, उनकी मतलब बॉडी वगैरह होती थी, तो पता लगता था कि यार ये खाते पीते घर के है, क्योंकि ये खूब खाना खाते हैं। ओके, तो इसलिए हमें पता लगता है कि जो बेकर का जो प्रोफेशन था, ठीक है, वो काफी प्रॉफिटेबल था। क्योंकि देखो प्रॉफिटेबल तभी होगा, है ना, जब आपके पास पैसे हैं, पैसे होंगे तभी आप क्या खाना खाओगे बहुत सारा। ओके, तो इस तरीके से लोग इसको कनेक्ट करते थे। The author uses this description to show how tradition, culture and profession are deeply connected. And chapter में एक तरीके से author ये बताते हैं कि किस तरीके से गोवा का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो कल्चर है एंड जो प्रोफेशन है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ओके, क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कूर्ग। कूर्ग को यार अगर आप सर्च करोगे ना, इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आप बहुत ही अमेजिंग है ये जगह। आपका तुरंत मन करेगा कि आप फटाफट से टिकट करवाओ और कूर्ग चले जाओ। दिस पार्ट डिस्क्राइब्स कूर्ग, जिसको आप कोडागु भी बोल सकते हो, अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन इन कर्नाटका। तो एक बहुत ही प्यारी सी जगह है जो कि कहाँ है, कर्नाटका में है। एंड ये कहाँ पड़ती है, मैसूर एंड मैंगलोर, ठीक है, उसके बीच में ये पड़ती है। कूर्ग इज नोन फॉर इट्स लश ग्रीन फॉरेस्ट। कूर्ग में है हरियाली ही हरियाली, हरियाली ही हरियाली, बहुत सारे वहां पे ग्रीन फॉरेस्ट है, कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है, एंड रोलिंग हिल्स, वहां पे जो मतलब पहाड़ियां 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 हैं भाई, मतलब गजब की है ब्यूटी। द वेदर इज प्लेजेंट, बहुत ही प्यारा यहाँ का आपको मौसम लगेगा। जैसे आप किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, बहुत प्यारा सा मौसम होता है ना, ऐसे इसका भी जो मौसम रहता है वो बहुत ही थ्रू आउट द ईयर बहुत प्लेजेंट रहता है, मेकिंग इट एन आइडियल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड एक तरीके से नो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, क्योंकि यार ऐसी जो जगह होती है उसको सब लोग जाना चाहते हैं ना, वहाँ पे सब लोग घूमी घूमी करना चाहते हैं। ओके, The people of Coorg are believed to be of Greek or Arab origin. ऐसा माना जाता है कि कूर्ग में रहने वाले जो लोग हैं, उनका जो ओरिजिन है वो क्या है, ग्रीक है या फिर अराबिक है। They are brave, और यहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग ब्रेव है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, बहुत फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे जाओ तो जो लोग आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे से आपकी खातिरदारी करेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे लोग होते हैं यहाँ के। मैनी कुर्गी मैन सर्व इन द इंडियन आर्मी, इवन ये लोग आर्मी का भी हिस्सा है। तो मतलब यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको ब्रेव सोल्जर्स से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि ये लोग मतलब आर्मी वगैरह में थे। And the region has produced several brave soldiers. तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बहुत ब्रेव लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मतलब विमेन है वो बहुत सुंदर है। एंड अगर हम मेन की बात करें तो उन्होंने इंडियन आर्मी में भी काम किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रेव सोल्जर से मिलने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ में और क्या खासियत है कूर्ग की, कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल से आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, मकाक्स, लंगूर्स एंड बर्ड्स कैन बी सीन। तो जब आप कूर्ग ट्रैवल करोगे ना तो वहाँ के जो पेड़ होते हैं, वहाँ की जो कैनोपीज होती है, ठीक है, वहाँ पे ये सब लटके रहते हैं, ठीक है, एंड आप पे कभी भी अटैक कर सकते हैं। कावेरी रिवर का भी जिक्र किया गया है। द कावेरी originates here, making the land fertile. The chapter also mentions adventure sports. अब देखो क्योंकि हिल स्टेशन है, मौसम यहाँ का बड़ा शानदार रहता है, तो इसके साथ साथ में यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं हॉस्पिटैलिटी में। सोल्जर से आपको मिलने का मौका मिलता है यहाँ पे। और क्या खासियत है कूर्ग की, और ये खासियत है कि जब आप कूर्ग जाते हो ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी
एक्टिविटीज करने का भी मौका मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग एंड कैनोइंग, कैनोइंग क्या होती है, फ्लैट बोट्स, तो आपको कैनोइंग, अट्रैक्टिंग, मतलब ये बहुत सारी अट्रैक्टिव चीजें आपको करने को मिलती है। बहुत ही सारी यहाँ पे एक्टिविटीज है, इतनी सारी है और इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई ऐसा इंसान है ना जो बिल्कुल मतलब ऐसा सा है कि यार नहीं नहीं हम तो जाके ना बैठेंगे, हमें तो नहीं करना यार, कुछ हमारे बस की नहीं है ये सब करना, ऐसा इंसान भी इस एडवेंचर को ट्राई करेगा। एक अगर कोई ऐसा इंसान भी है तो वो भी क्या बन जाएगा, एडवेंचरस बन जाएगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज टी फ्रॉम असम। द स्टोरी इज प्रेजेंटेड थ्रू अ कॉन्वर्जेशन। अब इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉन्वर्जेशन से, जो कि किसके बीच में चलती है, प्रांजल एंड राजवीर के बीच में चलती है, who are traveling by train to असम। और ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, असम जा रहे हैं। राजवीर इज एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। अब देखो होता क्या है, प्रांजल जो है वो ऑलरेडी असम से है एंड जो राजवीर है वो कहां से है, वो है दिल्ली से। तो क्योंकि प्रांजल तो असम से ही है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती जब वो टी गार्डन देखता है, क्योंकि वो वहीं पे पैदा हुआ है, वो वहीं पे पला बड़ा है, सब कुछ हुआ है, तो उसके लिए इतनी चीजें एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि उसके लिए तो ये कि हाँ यार ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक है। लेकिन राजवीर जो दिल्ली में रहता है, ठीक है, तो उसने यार कभी इतनी हरियाली देखी नहीं, है ना। तो प्रांजल उसको बोलते हैं कि भाई एक काम कर, तू ना मेरे साथ असम चल, हम दोनों भाई 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 मेरे घर चलते हैं छुट्टियों में। अब राजवीर और प्रांजल ट्रेन में बैठ के कहाँ जा रहे हैं, असम जा रहे हैं। अब रास्ते में जब असम आने वाला होता है तो इनको दिखाई देते हैं बहुत सारे टी गार्डन्स, जिनको देखकर राजवीर तो लाइक ये यार मतलब इतनी ग्रीनरी, वो तो इतना एक्साइटेड हो जाता है। प्रांजल कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अरे अभी तो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो तो जिंदगी भर याद रखेगा। As the train passes through Assam, Rajveer notices endless tea plantation spread across the land. अब जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही है, असम की तरफ जा रही है, उसको बहुत सारे टी गार्डन देखने को मिलते हैं। किसको, राजवीर को। He explains that tea was first discovered in China. राजवीर प्रांजल को बोलता है कि तेरे को पता है, मैं ना चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ा है, और मुझे ये पता लगा है कि जो चाय है वो सबसे पहले कहाँ डिस्कवर हुई थी, चाइना में हुई थी। इवन चाय और चीनी जैसे जो वर्ड्स हैं वो भी चाइनीज वर्ड्स हैं। और उसके बाद असम में आई है। राजवीर शेयर्स इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब राजवीर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता है, जैसे कि जो चाय है वो ओरिजिनली स्टार्टिंग में एज अ मेडिसिन यूज होती थी, मतलब दवाई की तरह हम उसको यूज करते थे। ऐसे नहीं कि बारिश हो रही है चाय बना लो, कुछ नहीं है करने को चाय बना लो, टीवी देख रहे हैं चाय बना लो, क्लास देख रहे हैं चाय बना लो, ऐसे नहीं, बल्कि पहले चाय को दवाई के तौर पे यूज किया जाता था। तो एक तो ये फैक्ट बताता है, दूसरा वो ये बताता है कि इसके 80 करोड़ कप्स बिकते हैं डेली। यस, कैन यू इवन इमेजिन कि हम लोग इतनी चाय पीते हैं कि डेली बेसिस पर, ठीक है, 80 करोड़ कप्स कंज्यूम किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड में। द स्टोरी हाईलाइट्स द हार्ड वर्क ऑफ टी गार्डन वर्कर्स। अब इन टी गार्डन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो टी को प्लग कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने बकेट्स पहन रखी है पीछे, ठीक है, जिसमें वो अपनी सारी टी को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। वो प्लग टी लीव्स इन हॉट वेदर। एंड आपको पता ही यार गर्मी होती है तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है ना फील्ड्स वगैरह में काम करना, तो ये सब कुछ आपको बताया है। द टी एस्टेट्स अपीयर ब्यूटीफुल। एंड ये जो जगह है कसम से बहुत सुंदर दिखाई देती है, मतलब जब आप टी प्लांट्स देखोगे इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट द वर्कर्स लाइव्स आर फुल ऑफ स्ट्रगल। मतलब हमें तो देखो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वाओ व्हाट अ टी गार्डन है ना, तो कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन यार वो सुंदर ऐसे थोड़ा ना बन गया है,
उसके पीछे कितने लोगों ने मदद की, मतलब कितने लोगों ने अपना मेहनत उसमें डाली है ना। एक एक पत्ते को एकदम से देखना, सिलेक्ट करना, प्लक करना, कितनी ज्यादा मेहनत है। और ऊपर से जब हॉट सीजन हो, है ना, तब तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है। तो टी गार्डन जो इतने दिखने में सुंदर है, ठीक है, वो तो है, लेकिन जो वहां पे जो वर्कर्स है उनकी लाइफ शायद से उतनी सुंदर नहीं है, क्योंकि वो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब राजवीर यहाँ पे 2 चाय से रिलेटेड लेजेंड्स भी बताता है, ठीक है। 2 वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां बताता है। पहला वो बताता है चाइनीज एम्परर के बारे में। एक चाइनीज एम्परर हुआ करते थे, ठीक है, मतलब चाय की शुरुआत कैसे हुई, चाय कैसे आई, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है राजवीर। तो पहली कहानी वो बताता है एक चाइनीज एम्परर की। According to a popular legend, tea was discovered accidentally in China. ऐसा माना जाता है कि जो चाय है वो कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, चाइना में हुई थी। A Chinese emperor was boiling water. एक चाइनीज एम्परर थे जो कि पानी उबाल रहे होते हैं, वो हमेशा पीने से पहले पानी को उबाला करते हैं। Under a tree, some tea leaves fell into the boiling water. ठीक है, और फिर क्या हुआ कि कुछ ना मतलब ट्विग से पत्ते झड़ के उनके पानी में गिर गए। मतलब एक दिन वो क्या कर रहे थे, पानी को उबाल रहे थे, ठीक है, तभी जो पेड़ के से ये देख रहे हो ना आप, पेड़ से ऐसे कुछ ना पत्ते एकदम झड़ के कहाँ चले गए, उनके उबलते पानी में चले गए। The water turned brown and gave a pleasant smell. अब फिर क्या होता है कि जब वो उस पानी को पीते हैं तो उन्हें लगता है कि वाह यार, इसका तो टेस्ट ही अलग है, ठीक है, और इसमें से इतनी खुशबू आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, चाय की शुरुआत हुई। एंड एम्परर को ये लगा कि यार ये तो मतलब पानी बहुत गजब का हो गया, बहुत ही रिफ्रेशिंग बन गया एंड बहुत ही ज्यादा सूदिंग बन गया। दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी चाय से रिलेटेड वो है बुद्धिस्ट मॉन्क की, जिनका नाम था बोधि धर्मा। Another legend talks about a Buddhist monk who wanted to stay awake during meditation. तो एक बोधि धर्मा थे, ठीक है, और ये क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे। अब आपको पता है कि अगर ये ऐसे मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनकी जो आंखें हैं वो बंद हुए, ठीक है। मतलब अब क्योंकि इनको नींद सी आ रही थी तो इनको लगा कि यार नींद आती है तो क्या होता है कि हमारी ये जो आईलिड्स हैं, ठीक है, ये ऐसे बंद हो जाती है, तभी तो हमें नींद आती है ना। तो इन्होंने सोचा, बोधि धर्मा ने, कि अगर ये आईलिड्स रहेंगी नहीं, ठीक है, अगर ये रहेंगी नहीं तो आंखें बंद ही नहीं होंगी, तो मैं काम करता हूं इन आईलिड्स को कट ही कर देता हूं। तो बोधि धर्मा जी ने क्या किया, उन्होंने अपने आईलिड्स को कट कर दिया और ग्राउंड पे फेंक दिया, और उन्हीं आईलिड्स में से, ठीक है, टी प्लांट्स निकल आए, ठीक है, और वहीं से फिर टी की शुरुआत हो गई। द टी लीव्स हेल्प पीपल स्टे अवेक एंड अलर्ट। तो वो बोलते हैं ना कि चाय पियो सारी नींद भाग जाएगी, सो आई थिंक वो यहीं से स्टार्ट हुआ होगा। ओके, इसी के साथ हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 6, दैट इज मिचबिल द ऑटोवर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑथर है इसके गैविन मैक्सवेल। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो मैक्सवेल जी हैं, ठीक है, उनका मन है कि वो एक पेट रखे। पहले उनके पास एक डॉगी था, लेकिन डॉगी की डेथ हो जाती है, तो अब उनका मन था कि यार मैं ना एक पेट रखूं। ओके, सो मिचबिल द ऑटर इज अ टचिंग स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स अ डीप बॉन्ड बिटवीन अ ह्यूमन एंड एन एनिमल। तो इस कहानी में हमें यही पता लगता है कि एक इंसान और एक जानवर के बीच में भी बहुत प्यारा सा रिश्ता हो सकता है। आर यू अ डॉग लवर और do you have a pet? Please let me know in the comment section. The author Gavin Maxwell narrates his experience of adopting an otter. Otter अगर आपने कभी नहीं देखा, so you can see in the picture, ये हमारा बहुत क्यूट सा प्यारा सा otter है। अब मैक्सवेल के पास में एक डॉगी होता है, लेकिन उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो अब उन्हें चाहिए कि वो किसी और को एज अ पेट रखे, ठीक है। तो फाइनली वो एक ऑटर अडॉप्ट करते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं, मिचबिल,
ठीक है। एंड ये फिर उसी के साथ में रहते हैं और इस चैप्टर में आपको दिखाया गया है कि कैसे ये जो ऑटर होता है, ठीक है, ये बहुत ही मस्तीखोर होता है, ठीक है, बहुत ही इसमें इमोशंस होते हैं एंड ये बहुत इंटेलिजेंट भी होता है, ठीक है। इसकी कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो ऑटर, ये जो एनिमल है प्यारा सा हमारा, ठीक है, कोई सॉरी दिस इज नॉट एन ऑटर, ठीक है, यह तो मार्शिस की पिक्चर है, सॉरी। हाँ, मैंने कहा ऑटर कहाँ गया, हमारा ऑटर भाई भाग गया, ठीक है, मिजबिल, ओके, मस्ती खो रहे ना, ये भाई मार्शिस का एग्जाम्पल था, ओके। सो आप सबसे पहले जानते हैं कि जो मिजबिल है यानी कि जो ऑटर है वो हमारे ऑथर की लाइफ में कैसे आया। सो ऑथर क्या इराक में रह रहे थे, ठीक है, तभी वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑटर को एज अ पेट रखेंगे। उन्होंने ये अपने दोस्त से ऐसे बड़ा कैजुअली बोला कि यार मैं ना ऑटर रखने की सोच रहा हूं, और उनका दोस्त इतना ज्यादा अच्छा था, इतना ज्यादा अच्छा था कि उनके दोस्त ने, ठीक है, एक ऑटर गिफ्ट कर दिया हमारे ऑथर को, ठीक है। और ये ऑटर आया कहाँ था, आया कहाँ से था, मार्शिस से, कहाँ के, टिग्रिस रिवर के। द ऑटर वॉज वेरी यंग। अब ये जो ऑटर था, ये जो एनिमल था बहुत ही यंग था, ठीक है, एंड मिट्टी में बिल्कुल एकदम भरा हुआ था। ऑथर ने इसका नाम रखा मिजबिल, आप मिज भी बोल सकते हो फॉर शॉर्ट। एट फर्स्ट मिजबिल वॉज वेरी नर्वस। अब जब ये मिजबिल यानी कि हमारा प्यारा सा ऑटर जब मैक्सवेल के साथ में रहने लगता है तो पहले दिन तो बहुत ऐसे नर्वस होता है, एंड डरा हुआ होता है, फ्राइटेंड भी होता है इन हिज न्यू सराउंडिंग, क्योंकि उसके लिए उसके आसपास की जो जगह थी मैक्सवेल के साथ में उसके लिए रहना एक नया एक्सपीरियंस था। तो पहला दिन है तो भाई पहले दिन तो बहुत नर्वस, बहुत डरा हुआ। He would hide and remain quiet. वो तो भाई अपना चुप ही रहता था, इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। लेकिन धीरे धीरे हौले हौले वो हमारे मैक्सवेल के साथ में फेमिलियर हो गया। He started showing signs of trust and affection. वो हमारे ऑथर को प्यार करने लग गया, उन पर ट्रस्ट करने लग गया। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑटर को इतना शरीफ मत समझो, बहुत ही मस्तीखोर था ये। मिजबिल्स प्लेफुल नेचर, बहुत ज्यादा मस्तीखोर था। ऑटर लव्स वाटर, ऑटर को प्यार था पानी से, मतलब उसको ना पानी कभी भी रुका हुआ पसंद नहीं होता था। पानी अगर रुका हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा कि पानी उछल जाए। ओके, मिजबिल वॉज एक्सट्रीमली प्लेफुल। मिजबिल किसका नाम है, ऑटर का, ठीक है। सो मिजबिल जो था वो आप देख ही सकते हो कैसी उसकी हरकतें थी, ठीक है, बहुत ही प्लेफुल था एंड इंटेलिजेंट भी था। इंटेलिजेंट कैसे था, क्योंकि वो अपनी खुद की गेम्स बना लेता था। He loved playing with water more than anything. सबसे ज्यादा तो उसको पानी से प्यार था, पानी से खेलना उसको बहुत अच्छा लगता था। He would slide into the bathtub. वो फटाफट क्या करता था, बाथटब में जाता था कभी, ठीक है, फिर वाटर को वहां पे क्या स्प्लैश 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 करता था एंड इन्वेंट हिज ओन गेम्स एंड इवन यू नो कभी पिंग पोंग बॉल से खेलना, मतलब अपनी गेम्स वो खुद ही बना लेता था। One of Mitchell's favorite activities was playing with a ping pong ball. पानी के साथ साथ में उसे पिंग पोंग बॉल से भी खेलना बहुत अच्छा लगता था। His behavior showed that animals are capable of curiosity. अब ये होता था ना कि भाई पानी से खेलना, अब जैसे एक बारी क्या हुआ, वो नलके पे चढ़ गया, नलके को उसने पूरी खोलने की कोशिश की, तो इससे हमें पता लगता है कि यार जो एनिमल्स होते हैं ना वो भी हम लोगों की तरह क्यूरियस होते हैं, वो भी चीजों को देखना चाहते, करना चाहते, जानना चाहते हैं। जॉय एंड बहुत खुश रहता था ऑटर एंड बहुत क्रिएटिविटी उसमें थी क्योंकि वो अपनी गेम्स खुद ही बना लेता था, ठीक है। लेकिन अब एक दिन हमारे जो ऑथर है मैक्सवेल, उन्हें लगता है कि यार अब इसे इंग्लैंड लेके जाना है ना, तो अब इंग्लैंड जाना है तो भाई मिजबिल को कैसे लेकर जाएं, क्योंकि आपको तो पता ही है फ्लाइट्स वगैरह में एनिमल्स अलाउड नहीं होते। द एयरलाइन डिड नॉट अलाउ ऑटर्स इन द कैबिन। एक सेकंड ना, अब जैसे आप सबको तो पता ही है यार कि फ्लाइट्स वगैरह में एनिमल्स अलाउड नहीं होते,
है ना। तो ऑटर्स वगैरह को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा था। तो मिचबिल के पास एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इसको बॉक्स में ले जाऊं, है ना। मतलब एक एयरलाइन थी, अब वो एयरलाइन कौन सी थी वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, जिसने अलाउ किया, लेकिन विद सम कि हाँ आप इस तरीके से लेके आओगे विद सम इंस्ट्रक्शंस। तो ऑथर को एक इंस्ट्रक्शन मिली कि जो ऑटर होना चाहिए वो बॉक्स में बंद होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको बॉक्स में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इंग्लैंड, लेकिन ऑटर को जब ऐसे डिब्बे में बंद कर दिया गया तो ऑटर को ऐसा लगा कि उसे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के चक्कर में उसने अपने आप को इंजर्ड कर लिया, ठीक है। उसके बॉडी से क्या निकलने लग गया, खून निकलने लग गया। फिर भी अब क्या करे, जाना तो बॉक्स में ही था। तो फाइनली ऑटर को बॉक्स में ही डाल के लेके जाते हैं, लेकिन फ्लाइट के अंदर भी ना ये ऑटर बाज नहीं आता। फ्लाइट के अंदर भी डिब्बे से बाहर निकल के इधर उधर चला जाता है एंड कियोस क्रिएट कर देता है। लेकिन ऑटर इंटेलिजेंट है, फटाफट से भाग के, ठीक है, अपने मालिक के पास में भी वो आ जाता है। दिस इंसिडेंट शोड दैट वाइल्ड एनिमल्स फील अनकंफर्टेबल एंड डिस्ट्रेस्ड व्हेन कन्फाइंड। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हम एनिमल्स को कहीं बंद कर देते ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते। इवेंचुअली मिचबिल रीच्ड इंग्लैंड सेफली, लेकिन फिर फाइनली वो सेफली पहुंच तो जाते ही है। अब लाइफ इन इंग्लैंड, अब इंग्लैंड में उसकी लाइफ कैसी होती है। इन इंग्लैंड मिचबिल बिकम अ पॉपुलर एंड एडमायर्ड पेट। मिचबिल जो होता है वो बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, बहुत ही उसको बहुत प्यार मिलता है। पीपल, हम लोगों को तो भाई पता नहीं था कि भाई ऑटर कौन सा एनिमल होता है, तो लोग उसको अलग अलग नाम दे देते थे। लोग उसको सोचते थे अबे भाई ये क्या है ना। एक बारी तो आखिरी में किसी ने ऑथर से कह भी दिया व्हाट्स दैट, ये क्या चीज है भाई। सो पीपल वर सरप्राइज बाय हिज इंटेलिजेंस एंड फ्रेंडलीनेस। ऑटर जो था बहुत इंटेलिजेंट था, इमोशंस को वो समझता था एंड बहुत ही फ्रेंडली भी था। Many had never seen an otter। अब जैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे ना स्टार्टिंग में कि मैम ऑटर क्या एनिमल होता है, मतलब ये ऑटर है आप देख सकते हो, पर क्या कभी आपने ऑटर मतलब देखा है? इतना मतलब इतना वो नहीं है कि बहुत ही कॉमन एनिमल हो कि ऑटर हर किसी ने देख रखा है। तो बहुत सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने कभी ऑटर को देखा ही नहीं था, तो वो ऑटर को बहुत अलग अलग नाम से बुला देते थे। कोई इसको सील समझता था, कोई इसको स्क्वेरल समझता था, इवन कोई तो इसको बेबी हिप्पो भी समझता था। मिचबिल एंजॉयड वॉक्स विद द ऑथर। अब ऑथर इसको क्या वॉक पे लेके जाते थे तो बहुत एंजॉय करता था, ठीक है। एंड इसकी हरकतों की वजह से लोग इसमें बहुत ध्यान देते थे, तो यस ये अटेंशन भी अट्रैक्ट कर लेता था लोगों की। Despite adjusting well, the author understood that animals are happiest। ठीक है, अब ऑथर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि जो एनिमल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी सराउंडिंग में, अपने खुद के नेचुरल हैबिटेट में ही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एंड सबसे ज्यादा वो हैप्पी होते हैं। ओके, इसी के साथ में हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 पे, दैट इज मैडम राइड्स द बस। इसके हमारे ऑथर कौन है? वली कनन। ठीक है, हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी उस लैंग्वेज में ना हो, ठीक है, वली कनन आई गेस होगी। ओके, अब इसमें एक बहुत प्यारी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है वली। छोटी सी लड़की है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप की लड़की है, ठीक है, एक छोटे से गांव में रहती है और इसकी फेवरेट एक्टिविटी क्या होती है कि ये, ठीक है, अपने घर के पास में से जो बस निकलती है ना उसे देखे। मतलब क्या है ना कि अपनी लाइफ में बहुत अकेली है, इसके कोई दोस्त वगैरह नहीं है, तो इसके घर के पास में, ठीक है, जो एक बस निकलती है ना तो उसको ये डेली देखती है। दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द टाउन। और ये जो बस है कहां से कहां तक जाती है? इसके गांव से लेकर टाउन तक जाती है। शी लिसन्ड केयरफुली। लेकिन ये लड़की ना है बहुत चंट, मतलब चंट नहीं है, बहुत ही समझदार। मतलब ये जितनी भी बातें होती है ना बस से रिगार्डिंग, सारी बहुत ध्यान से सुनती है। So she listened carefully
took conversations and slowly gathered information about the bus. अब ये एकदम ऐसे ना इतना ध्यान से सुनती है बस के बारे में, तो इसको कुछ कुछ तो बातें पता लग गई बस के बारे में, जैसे कि बस का टाइमिंग क्या है, बस कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, बस का किराया क्या है, ठीक है, इवन बस का डिस्टेंस कितनी दूर तक ये कवर करती है, ये सारी बातें इस लड़की को पता लग जाती है। दो वली हैड नो प्लेमेट्स, अब वली के साथ खेलने वाला तो कोई भी नहीं है बेचारी के साथ में। हर क्यूरियोसिटी केप्ट हर एंगेज्ड, लेकिन ऐसा नहीं है कि वली एकदम फ्री रहती है, वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहती है अपनी क्यूरियोसिटी में, उसका बहुत क्यूरियस माइंड है। एंड वली ना सिर्फ दिखने में बच्ची है ये बिल्कुल मैडम, इसकी बातें, इसका स्टाइल ओह बिल्कुल मैडम जैसा है। She developed a strong desire to ride the bus. अब डेली बस को देखते 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 एक दिन तो वली का मन कर गया कि यार मुझे भी, ठीक है, क्या लेके आनी है, बस राइड लेकर आनी है। Not to reach the town, उसको टाउन नहीं जाना, उसको बस ये है कि मुझे एक बार ही बस में बैठने का, ठीक है, एक्सपीरियंस चाहिए। अब बहुत ही समझदार है वली, तो बहुत ही केयरफुली ये प्लानिंग करती है। वली वॉज इंटेलिजेंट एंड डिटरमाइंड। अब देखो वली में और क्या क्या क्वालिटीज है। वली में एक तो क्वालिटी ये है कि वो बहुत ही ध्यान से प्लानिंग करती है, शी इज अ वेरी केयरफुल प्लानर। और क्या चीजें हैं वली में? वली वॉज इंटेलिजेंट, काफी इंटेलिजेंट थी एंड डिटरमिन्ड थी कि भाई ये चीज तो मुझे करके रहनी है, बस जर्नी करनी है तो मतलब अब करनी है। She planned her journey secretly, अब बहुत ही सीक्रेटली। अब देखो मम्मी को बता के जाएगी तो मम्मी तो नहीं जाने देगी, है ना, तो वली इसलिए क्या करती है, बहुत ही सीक्रेटली अपनी इसको प्लान करती है ट्रिप को। She calculated the fare, सबसे पहले तो वो किराया देख लेती है, भाई किराया कितना है, ठीक है। अब मम्मी पापा से तो मिलेगा नहीं, तो उसको वही जो पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करती है कि मतलब कहीं भी खर्चा नहीं करती, उसकी जो मनपसंद भी चीजें थी ना, झूला झूलना, कुछ खाना पीना, वो सब छोड़ देती है, ठीक है। वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है, फेयर के लिए। तो अपने जितने भी टॉयज है, स्वीट्स है, ठीक है, या फिर उसका मतलब कुछ भी झूले झूलने का मन है, वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ पैसा जोड़ती है ताकि वो अपना बस क्या कर सके, बस में जर्नी कर सके। She did not share her plan with anyone, और वो किसी से भी अपना प्लान शेयर नहीं करती है, बिकॉज उसको पता है कि यार उसको कोई नहीं जाने देगा, वो कहेंगे यार इतनी छोटी सी बच्ची और ये जा रही है। This shows her independence and confidence। अब इससे हमें देखने को मिलता है कि जो वली है कितनी कॉन्फिडेंट है। The bus journey, अब फाइनली एक दिन वली बस में बैठ जाती है, उसके पास पैसे भी हैं। One day when Wali board the bus, ठीक है, one day, ठीक है, वली क्या करती है, बस में चढ़ जाती है और बस जर्नी करने के लिए रेडी हो जाती है। The conductor jokingly called her madam, एंड जो यहाँ का कंडक्टर होता है बस का, वो वली को मजाक मजाक में बोलता है मैडम मैडम मैडम, क्योंकि कंडक्टर को लग रहा है कि यार ये छोटी सी लड़की है लेकिन बिहेवियर ओहो, ठीक है, वो तो बिल्कुल मैडम वाला है। Because of a serious and confident attitude, वली मतलब बिल्कुल बच्चों जैसी नहीं है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल मैडम वाला है। Inside the bus, वली enjoyed looking at the green fields। अब बस चलती है तो वली बाहर के नज़ारों का, ठीक है, खूब मजा लेती है। उसको ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रही होती है, ठीक है, रिवर्स दिखाई देती है एंड माउंटेन्स, ठीक है, ये सब उसको दिखाई दे रहा होता है, तो इस व्यू का वो खूब मजा लेती है। She felt thrilled and proud of herself। इस टाइम पे वली को खूब मजा आ रहा है। अब लेकिन ना बीच में एक बुजुर्ग लेडी होती है जो उसके साथ में मतलब बात करने की कोशिश करी कि अरे बेटी तुम अकेली हो क्या, अरे तुम्हें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एंड ना उसके मुंह में भी मतलब ऐसा गुटका टाइप सा बिटल नट्स रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको वली को बहुत स्मेल आ रही है कि भाई एक तो इस लेडी का मुंह लाल है, पता नहीं कब मेरे पे थूक देगी, है ना, तो वली को वो लेडी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। तो वली कहती है कि यार मेरे को छोड़ दो, है ना, मैं अपने आप से सब मैनेज कर लूंगी। द कंडक्टर वॉज फ्रेंडली, लेकिन जो कंडक्टर होता है वो बहुत फ्रेंडली होता है।
ठीक है, एंड वो काफी इम्प्रेस्ड होता है वली से कि भाई छोटी सी बच्ची है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी जरा सी भी नहीं है। अब जब वली वापसी आ रही होती है तब क्या होता है? जब वली बस से वापसी आ रही होती है, मतलब देखो टाउन तक गई, टाउन से जब विलेज वापसी आ रही है बस, तो उसके रिटर्न जर्नी में वो एक काऊ देखती है, डेड काऊ। देखो जब वो विलेज से टाउन जा रही थी तब भी उसने ये काऊ देखी थी, लेकिन ये काऊ बड़ी अच्छी दिख रही थी, अलाइव थी, जिंदा थी एंड खुश लग रही थी। तो वली को भी उसको देख के, काऊ को देख के बहुत हंसी आ रही होती है, ठीक है। लेकिन जब टाउन से, ठीक है, जब टाउन से वापसी जा रही होती है बस, ठीक है, गांव की तरफ, ठीक है, तब रिटर्न जर्नी में वली देखती है कि जो वो जो गाय थी, जो पहले जब वो आ रही थी तब बड़ी अच्छी सी लग रही थी, तब उसको देख के बड़ी हंसी आ रही थी गाय को देखकर, ठीक है, अभी वो सेम जो गाय है वो क्या है, मरी हुई पड़ी हुई है, ठीक है, सड़क पे। Earlier she had seen the same cow alive and playful, ठीक है। जब वो उसकी, मतलब जब वो टाउन जा रही थी तब तो उसको जो गाय थी उसको देख के बड़ी हंसी आ रही थी क्योंकि गाय उसको बड़ी प्लेफुल लग रही थी, ठीक है। लेकिन अभी रिटर्न जर्नी में जो गाय है वो मर गई है, ठीक है। The sight of the dead cow shocked her and filled her with sadness. अभी देखो, जब वली जा रही थी टाउन बस में, तब वली बहुत खुश थी, ठीक है। लेकिन अब इस मरी हुई गाय को देखकर, ठीक है, वली बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, बहुत ज्यादा अपसेट होती है। जो वली अभी तक अपनी सीट पे बैठ नहीं रही थी, वो वली रिटर्न जर्नी में पूरा टाइम बैठे हुए आती है और एकदम चुप, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई है, बहुत ज्यादा सैड हो गई है। दिस मोमेंट चेंज हर मूड कंप्लीटली, एंड ये मोमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा, इस मोमेंट ने उसका पूरा मूड ही बदल दिया। She realized that life is unpredictable. उसको रियलाइज हुआ कि यार ये जो लाइफ है ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कब आपके साथ में क्या हो जाए कुछ नहीं पता, राइट। अब वली फाइनली अपने घर जब पहुंच जाती है, ठीक है, तो वली बहुत ही नॉर्मली बिहेव करती है। वो अपनी मम्मी को नहीं बताती कि मम्मा मैं तो आज बस जर्नी करके आई हूँ, लेकिन यस ये है कि वली को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना ड्रीम कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, एंड उसने कुछ बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस उसको मिला है ना, राइट। सो ये था हमारा चैप्टर द मैडम राइट्स द बस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द सर्मन एट बनारस। ओके, सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8, दैट इज द सर्मन एट बनारस। The sermon at Benares is based on the teachings of गौतम बुद्धा, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है पूरा किसके बारे में है? गौतम बुद्धा के बारे में है। गौतम बुद्धा, स्टार्टिंग से गौतम बुद्धा तो थे नहीं, ठीक है, तो उनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। गौतम बुद्धा जो थे, उनका बर्थ जो था वो मतलब एज अ प्रिंस ही पैदा हुए थे, वो एक प्रिंस थे, एंड इनका जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम, ठीक है। अब प्रिंस थे तो इनकी लाइफ बहुत ही लग्जूरियस थी, ठीक है, बहुत लग्जरी इनके पास में थी। लेकिन ये ना, मतलब जब 25 साल के आसपास होते हैं तब ये एक बारी हंट पे निकलते हैं बाहर, एंड तभी ये नोटिस करते हैं एक गरीब आदमी को, ठीक है, एक भीख मांगते हुए आदमी को, एक बीमार आदमी को, एक ये नोटिस करते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन कि जहां पे डेथ हो जाती है तो उस आदमी को लेके जा रहे होते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम को ये रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है कि इस जीवन में दुख नहीं है, दुख तो इस जीवन में है। और तभी सिद्धार्थ गौतम ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब एनलाइटनमेंट चाहते हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज चाहते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने के लिए वो अपनी वो जो लग्जूरियस लाइफ थी ना उसको छोड़ देते हैं। वो घूमते हैं, पूरा ट्रैवल करते हैं, एंड कितने सालों तक ट्रैवल करते हैं? 7 साल तक। फिर उसके बाद 7 साल के बाद वो फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं। कहां पे बैठ जाते हैं? एक पीपल ट्री के नीचे जाके बैठ जाते हैं। अब
वहीं पे उनको फाइनली क्या मिलती है, स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड ये पीपल ट्री किस में चेंज हो जाता है, बोधि ट्री में। बोधि ट्री का मतलब ये भी है ट्री ऑफ विजडम। ओके, एंड यहीं से सिद्धार्थ गौतम का नाम भी क्या पड़ जाता है, बुद्धा। तो वो बेसिकली बन जाते हैं गौतम बुद्धा। बुद्धा का भी मतलब क्या होता है, द एनलाइटेंड वन, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल चुकी है। He began teaching people at बनारस। अब स्पिरिचुअल नॉलेज जब उन्हें मिल जाती है हाई लेवल की, तो सिद्धार्थ गौतम यानी कि हमारे जो गौतम बुद्धा है, वो अपनी इस नॉलेज को किसके साथ में शेयर करते हैं, लोगों के साथ में शेयर करते हैं। कहाँ पे, बनारस में। ओके, एंड अपने सारे सेशंस के माध्यम से वो एक ही मैसेज पहुंचाते हैं, किसके बारे में, पीस के बारे में, कंपैशन के बारे में, विजडम के बारे में। ओके, राइट। अब चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर में हमें स्टोरी देखने को मिलती है बहुत ही इंटरेस्टिंग, किसकी, कीसा गौतमी की। एक कीसा गौतमी नाम की लेडी होती है, उसके पास में एक बच्चा होता है, वही बच्चा मर जाता है। कीसा गौतमी क्या करती है, उस बच्चे को उठाती है और हर घर में, हर इंसान के पास में जाती है और वो बोलती है कि प्लीज मेरे इस मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे इस मरे हुए बच्चे की दवा दे दो। सब लोग उसको पागल समझते हैं। तब एक आदमी उसको बोलता है कि तुम्हें अगर अपने मरे हुए बच्चे की दवा चाहिए तो मैं एक इंसान बता सकता हूं, उसके पास जाओ, तुम्हें दवा मिल जाएगी। कीसा गौतमी बुद्धा के पास में पहुंचती है। बुद्धा बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें अगर अपने इस मरे हुए बच्चे की दवा चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम भी पहले मुझको क्या लाके दो, मस्टर्ड सीड्स लाके दो। कीसा गौतमी जो एकदम पागल हुई हुई है, जो भूल गई है इस चीज को कि हम किसी को दोबारा से जीवन नहीं दे सकते, है ना, जो एक बार मर गया है, अपने दुख में वो इतनी पागल हो गई है कि उसको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है, और वो बुद्धा को ये बोल देती है कि ठीक है, मैं आपको मस्टर्ड सीड्स लाके दे देती हूँ। बुद्धा लेकिन उसके सामने एक चैलेंज रखते हैं। बुद्धा बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स मुझे चाहिए, लेकिन तुम ये मस्टर्ड सीड्स मुझे एक ऐसे घर से लाके दोगी जहां पे किसी की डेथ नहीं हुई थी। ये चैलेंज कीसा गौतमी एक्सेप्ट कर लेती है और वो सारे घरों में जाती है, सब लोगों से मस्टर्ड सीड्स मांगती है। सब लोग उसको मस्टर्ड सीड्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये बात सामने रखती है कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई ना कभी, है ना, तो ही आप मुझे मस्टर्ड सीड्स देना, तो लोग उसको बोलते हैं कि अरे बहन जी क्या कर रही हो, मस्टर्ड सीड्स लेनी है तो लो, वरना ना हमारे, ठीक है, जले हुए पे नमक तो मत छिड़को यार, हमें हमारे घर में जिनकी डेथ हो गई उनकी याद मत दिलाओ ऐसे। अब कीसा गौतमी इधर से उधर भटकती है, फिर जब वो बिल्कुल थक हार जाती है तो वो एक जगह बैठ जाती है और वो फिर लाइट्स को देखती है, सिटी लाइट्स को। सिटी लाइट्स जल रही होती है, बुझ रही होती है, जल रही होती है, बुझ रही होती है, और तभी कीसा गौतमी को रियलाइज होता है कि इसी तरीके से हमारी लाइफ है ना। उसको फाइनली ये रियलाइज होता है कि वो अपने दुख में, अपनी ग्रीफ में वो इतनी पागल हो गई थी कि वो ये भूल गई कि डेथ को कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, इट इज कॉमन टू ऑल। फिर वो वापसी बुद्धा के पास में जाती है, लेकिन इस वक्त वो डेस्परेट नहीं है, एनलाइटेंड है, क्योंकि उसे लाइफ का ये फैक्ट समझ में आ गया है। बुद्धा अपने जो sermon देते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज के जो वो सेशंस देते हैं, उनमें बुद्धा क्या समझाते हैं? बुद्धा ये समझाते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में दुख ना हो, दुख सबकी लाइफ में है। एंड हमारा दुख कब बढ़ता है? जब हमें चीजों से अटैचमेंट हो जाती है, जब हमें डिजायर्स हो जाती है। बुद्धा ये कहते हैं कि कोई भी इंसान या कोई भी चीज आपकी लाइफ में परमानेंट नहीं है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी, वो चीज आपकी खो जाएगी। तो अगर आप उसके पीछे बैठ के दुख मनाओ, सो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। आपको हमेशा अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। बुद्धा कहते हैं कि अगर आप एक समझदार व्यक्ति हो तो आप कभी भी दुख नहीं मनाएंगे,
मतलब ऐसा नहीं है, अगर आप जैसे मान लो कि आपके एग्जाम में कम नंबर आ गए, आप एक दिन दुख मनाओ लेकिन अगले दिन तो खड़े हो जाओ ना। उसके पीछे रोना धोना, ब्लेम गेम्स खेलना, दूसरों को ब्लेम करना, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। क्योंकि उससे आप क्या कर रहे हो, दुख मना के आप रो रहे हो, रो के पता ना क्या होता है कि सिर में दर्द होता है ना। तो रो कर, ठीक है, आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो। क्राइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, एंड क्राइंग के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, दैट इज लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का मतलब यही होता है कि रोना धोना जम के शुरू कर देना, ठीक है। सो रोना धोना नहीं है चीजों के पीछे, क्योंकि जो बीत गया सो बीत गया, अब आप उसको नहीं बदल सकते। रोने से आपका फेवरेट पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ जाएगा, रोने से जो चीज आपने खोई है वो वापसी नहीं आ जाएगी। लेकिन फ्यूचर में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिल सकती है ना। अगर आप रोगे धोगे तो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी आपके हाथ से निकल जाएगी। सो क्राइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। बुद्धा कहते हैं कि अगर आप वाइज इंसान हो, आप एक समझदार इंसान हो, तो आप ग्रीफ नहीं करोगे, क्योंकि जो डेथ जैसी चीज है दैट इज नेचुरल। हम लोग किसी की डेथ पे इतना जाके रोते हैं, बट डू वी रियलाइज कि एक दिन हमें भी मरना ही है ना। तो हमें ये लाइफ का ट्रुथ एक्सेप्ट करना होगा कि जो डेथ है उसको कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता, एंड इट इज कॉमन टू ऑल। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपकी डेथ नहीं होगी, अगर आप यंग हो तो आपकी डेथ नहीं होगी। डेथ किसी को भी कभी भी कैसे भी आ सकती है। So now with this we are going to start with our chapter number 9. Chapter number 9 हमारा है The Proposal, and इनके ऑथर है एंटोन चेखोव। इसमें 3 कैरेक्टर है, सॉरी 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है इवान, जो कि इस चैप्टर में बनने वाला है दूल्हा, ठीक है। एक है इसके ससुर जी, ठीक है, चुबुकोव, ठीक है। चुबुकोव की एक बेटी है जिसका नाम है नटाल्या। अब इस चैप्टर में बताया गया है कि शादियों को बहुत से जो रिच फैमिलीज होती है उनमें ऐसा माना जाता है कि इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस डील। एक अमीर आदमी है, एक उसने अमीर लड़की से शादी कर ली, तो दोनों के बिजनेस ग्रो करेंगे, है ना। तो ऐसा माना जाता है। अब कहानी में क्या होता है कि जो एक तो प्ले के फॉर्म में लिखा गया है पूरा चैप्टर, ठीक है। थोड़ा मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में एक चीज और बता देती हूँ कि ये जो तीनों कैरेक्टर हैं, ठीक है, ये बहुत ही लड़ाकू है नेचर वाइज, ठीक है। तीनों ही बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव है, छोटी बातों पे बहुत लड़ते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ओके, अब प्ले की शुरुआत होती है इवान से, जहां पे इवान घर जाता है किसके, चुबुकोव के। अब इवान लोमोव, ठीक है, इवान लोमोव है, इसका पूरा नाम क्या है, इवान वेसेलविच लोमोव, ठीक है। सो लोमोव जो है चुबुकोव के घर पे जाता है। वैसे लोमोव भी बहुत अमीर है, चुबुकोव भी बहुत अमीर है, ठीक है, तो दोनों पार्टीज अमीर है। सो लोमोव चुबुकोव के घर पे जाता है, और जब घर पे जाता तो एकदम सूट बूट में कन्हैया बन के जाता है, ठीक है, एकदम टिप टॉप टाई बाओ सब लगा के, एकदम अच्छे से हाथों में ग्लव्स वगैरह पहन के वो जाता है। चुबुकोव कहते हैं, अरे मेरे लाल, तुम यहाँ पे आए हो बेटा, कितने दिनों बाद, हाय मेरा लाल कहाँ था इतने दिनों से। तो लोमोव उसको बताता है कि एक्चुअली अंकल मैं ना आज आपसे कुछ मांगने आया हूँ। चुबुकोव कहते हैं, अरे तुम कुछ मांगने आए हो। पहले तो वो सोचता है कि अगर ये पैसे वैसे मांगने आए ना, इसको तो मैं कोड़ी पैसा ना दूं। लेकिन लोमोव बाद में उसको बताता है कि एक्चुअली ना अंकल बात ऐसी है, घर जैसी है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बेटी नटाल्या से शादी करना चाहता हूँ, एंड उसी का हाथ मैं आपसे मांगने आया हूँ, आज उसी को प्रपोज करने में आया हूँ। चुबुकोव ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है भाई, क्योंकि उसे लगता है कि यार हम अमीर, ये भी अमीर, अमीर दोनों शादी करेंगे, मस्त रहेगा, है ना। उसको लगता है कि यार लोमोव मतलब बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि ही इज लाइक रियली वेरी वेल्दी। ओके, सो चुबुकोव तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि यार ये एक अमीर पार्टी है। ऑलराइट, अब चुबुकोव ये बात बताने के लिए अपनी बेटी नटाल्या के पास जाता है और उसको बोलता है कि मतलब बाहर लोमोव आया है।
ये नहीं बताता कि प्रपोज करने आया है, बस इतना बोलता है कि ठीक है मैं नटालिया को बुला के लाता हूँ। जब चुबुकोव ये बोलता है कि अच्छा तुम मेरी बेटी को प्रपोज करने आए हो, मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, अरे कितनी खुशी की बात है, मतलब मैं तो स्टार्टिंग से ही चाहता था, हाय मेरे लाल गले लग जाओ। तो वो लोमोव को गले वले लगाता है, उसको किस वगैरह करता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं अपनी बेटी नटालिया को बुला के लाता हूँ। अब तभी क्या होता है, नटालिया आ जाती है एंड नटालिया लोमोव से पूछती है कि वैसे तो तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, मतलब हैंडसम तुम तो तुम लग रहे हो, बट ये आज इतना सूट वूट पहन के क्यों आए हो, इतना गाउन वगैरह में क्यों आए हो, इवनिंग ड्रेस में क्यों आए हो, कहीं जा रहे हो क्या तुम, ठीक है कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या। तो लोमोव बोलता है कि नहीं नहीं मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, ठीक है। अब देखो लोमोव को नटालिया को प्रपोज करना है लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि लोमोव को ना पैल्पिटेशंस की प्रॉब्लम है। पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें आपके दिल की जो हार्ट बीट है वो बहुत इरेगुलर हो जाती है, आप बहुत नर्वस बहुत एक्साइटेड एक साथ हो जाते हो सब कुछ, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम है किसको, लोमोव को। सो लोमोव पहले बहुत कोशिश करता है बात बताने की, तो वो थोड़ा ना घुमा फिरा के जलेबी की तरह बातें करता है, मतलब ऐसा नहीं बोलता कि नटालिया आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, ऐसा वो नहीं बोलता है। वो उसको बोलता है कि देखो नटालिया तुम और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं, हमारी फैमिलीज भी आपस में कितनी अच्छी, मतलब एक दूसरे की दोस्त है ना, मैं तुम्हारी फैमिली की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी फैमिली मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, एंड यू नो तुम्हें पता ही है जैसे हमारी ज़मीनें आसपास में हैं, जैसे मेरे जो ऑक्सन मेडोज़ है ना, मेरी जो ज़मीन है ऑक्सन मेडोज़ वो तुम्हारी ज़मीन के पास में। तो तभी नटालिया बोलती है एक्सक्यूज मी व्हाट, तुम्हारे ऑक्सन मेडोज वो मेरे ऑक्सन मेडोज है। तो इस तरीके से ये जो दोनों होते हैं लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं किस टॉपिक पर, कि ऑक्सन मेडोज नाम की जो जमीन है वो किसकी है। लोमोव बोलता है मेरी है, नटालिया बोलती है नहीं मेरी है। द आर्ग्यूमेंट बिकम्स इंटेंस, और ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा सीरियस लेवल पे पहुंच जाता है, इतना सीरियस लेवल पे पहुंच जाता है कि एक दूसरे पे चिल्लाने लग जाते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को गाली देने लग जाते हैं, एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं, इतने ज्यादा इंटेंस लेवल पे ये पहुंच जाता है, ठीक है। अब लोमोव जो है, मतलब ये एक दूसरे के जम के इंसल्ट करते हैं, एक दूसरे को जम के गाली देते हैं। लोमोव जो कि हाईली ऑफेंडेड होता है, उसको बहुत बुरा लग रहा होता है और उसकी मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है घर से बाहर चला जाता है चुबुकोव के। लेकिन जाते जाते वो इनको धमकी देके जाता है कि बेटा तुम दोनों को तो ना मैं देख लूंगा, तुम दोनों को तो ना मैं कोर्ट तक घसीटूंगा, तुम देखना आप, ठीक है। एट दिस पॉइंट प्रपोजल हैज नॉट हैपेंड येट, अब जो प्रपोजल होना था वो तो हुआ ही नहीं, ठीक है। अब लोमोव जब चला जाता है, ठीक है, तो नटालिया के पापा यानी कि जो चुबुकोव है वो नटालिया को ये बताते हैं कि देखो ना कैसा आदमी है ये लोमोव, ठीक है, हमारे घर पे आया था तुम्हें प्रपोज करने, देख रहे हो उस गधे की इतनी हिम्मत कि हमारे घर पे तुम्हें प्रपोज करने आया था, मेरी बेटी का हाथ मांगने आया था, बदतमीज लड़का। नटालिया जब ये बात सुनती है कि व्हाट, प्रपोजल, मुझे प्रपोज करने आया था शादी के लिए, ओ माय गॉड कितनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे। नटालिया को उस वक्त रियलाइज होता है कि नटालिया ने, ठीक है, अपना खुद का मैरिज प्रपोजल क्या कर दिया, रुइन कर दिया लड़ने की वजह से। अब नटालिया अपने पापा के सामने फैल जाती है, शी वॉज लाइक नहीं पापा मुझे कुछ नहीं पता, आप लोमोव को वापसी लेके आओ, आपकी वजह से लोमोव गया, आपने लोमोव को उल्टा बोला है। देख रहे हो तब हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है, जो यहाँ पे उसने सारी खत्म कर दिया है। शी वॉज लाइक कि भाई ये सारी गलती किसकी है, ये सारी गलती पापा आपकी है, आपकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, मैंने तो लड़ाई की ही नहीं, ठीक है, अब आप ही लोमोव को वापसी लेके आओ। तो चुबुकोव अपनी बेटी को ऐसा रोता धोता नहीं देख पा रहे थे, तो चुबुकोव लोमोव के पास जाते हैं, उसको वापसी बुला के लाते हैं। अब चीजें कुछ अच्छी होने ही लगी थी कि इतने में क्या होता है, मतलब दोबारा से ये दोनों साथ में बैठते हैं, अच्छे से थोड़ी बात करते हैं, इतने में ही ये दोनों एक दूसरे टॉपिक पे लड़ने लग जाते हैं कि किसका डॉगी नाइस है।
यस, लोमोफ के डॉगी का नाम है गेस और नटालिया के डॉगी का नाम है स्क्वीजर। सो नटालिया बोलते हैं कि मेरा डॉगी अच्छा है, लोमो बोलता है कि नहीं मेरा डॉगी अच्छा है, दोनों इस बात पे लड़ने लग जाते हैं। अगेन इनका बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इस बार तो इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि लोमो चक्कर खा के ठीक है गिर ही जाता है, बेहोश हो जाता है लोमो। ये देखकर नटालिया रोने लग जाती है कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया, ये तो मर गया। चुबुकोफ को भी ऐसा लगता है कि भाई ये तो मर गया। अब नटालिया को रियलाइज होता है कि ओह माय गॉड शिट ये क्या हो गया, है ना। तभी क्या होता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही लोमोफ कॉन्शियसनेस गेन करता है। थोड़ी देर बाद लोमोफ ऐसे आता है होश में, कहाँ हूं मैं, है ना, ऐसे वो होश में आता है। चुबुकोफ इस टाइम पे क्या करते हैं, चुबुकोफ एक बेटी के बाप है, उन्हें फिक्र ये है कि यार मेरी बेटी की शादी हो जाए एक अच्छे अमीर परिवार में, है ना, तो मेरा ये बोझ उतरे। तो चुबुकोफ सोचता है कि यार इससे पहले ये दोनों किसी और बात पे लड़ना स्टार्ट करे, मैं इन दोनों का रिश्ता फाइनल कर देता हूँ। तो वो लोमोफ को बोलते हैं कि यार देखो तुम यहाँ मेरी बेटी को प्रपोज करने आए थे ना, अब तुम होश में आ गए हो, ठीक है, तो फटाफट इसे प्रपोज करो, काम खत्म करो, ये भी तुम्हारे लिए रेडी है, तुमसे शादी करना चाहती है। तो फाइनली इन दोनों का जो रिश्ता है, जो प्रपोजल है, फाइनली इस चैप्टर में हो जाता है। लेकिन जिस टाइम पे चुबुकोफ ठीक है इन दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं कि जीते रहो, ठीक है, एंड वो शैंपेन वैम्पेन लेकर आ गए हैं, उस टाइम पे भी ये दोनों लड़ते रहते हैं। तो यानी कि प्रपोजल तो हो गया है बट ये दोनों अपना लड़ना बंद नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपसे मैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछती हूँ कि इन्होंने लड़ाई कर ली लैंड के ऊपर, ऑक्स एंड मेडोज के ऊपर, इन्होंने लड़ाई कर ली डॉग्स के ऊपर, ना व्हाट कैन बी द नेक्स्ट टॉपिक जिस पे ये लड़ सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो कि इंसान अपने रिश्तों को खराब कर देता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी प्रपोजल होना, वो प्रपोजल ढंग से हुआ ही नहीं, है ना। प्रपोजल तो हो गया बट आप देख रहे हो कितनी लड़ाइयों के बाद हुआ कि प्रपोजल के बाद भी ये दोनों लड़ ही रहे हैं। सो इंसान किस तरीके से छोटी बातों पे लड़के अपने रिश्ते को खराब कर देता है। यार ये सब तो ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है जिस पे ये दोनों लड़ाई करेंगे। एंड इसके साथ साथ में प्लीज कमेंट डाउन द सजेशंस दैट यू वांट टू गिव, एंड जो सेशन आप चाहते हो कि मैम और क्या सेशन लेकर आए आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।